चलो तुम लोग निकालो ज्योग्राफी। आज ज्योग्राफी बोले तो भूगोल। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना। और VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में तुम लोग को हम 2 नंबरिया बता रहे हैं, उसके बाद 5 नंबरिया बताएंगे। साइंस में 2 नंबरिया और 5 नंबरिया दोनों बता दिए हैं। ये चल रहा था SST यानी सोशल साइंस। सोशल साइंस में हिस्ट्री का, सिविक्स का और इकोनॉमिक्स का और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन का 2 नंबरिया जो VVI है, जो आने वाला एग्ज़ाम जो होगा तुम लोग को 17 तारीख से, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बता दिए हैं 2 नंबरिया। आज देखेंगे ज्योग्राफी का 2 नंबरिया देखेंगे, ठीक है ना। 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 नंबरिया देखेंगे। चलो उसके पहले बताना चाहते हैं, इस पर मॉडल से सोल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और सभी सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव भी अपलोड है, ठीक है। हिंदी का, संस्कृत का सब्जेक्टिव बहुत पहले अपलोड कर दिए, हिंदी और संस्कृत का सब्जेक्टिव बहुत पहले अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अगर टाइम बचेगा तो एक बार फिर वो हम बताए थे, किताब पर बताए हैं, एक बार फिर इसी तरह खड़ा होकर बता देंगे, ठीक है ना। और सभी सब्जेक्ट का VVI अपलोड कर दिए हैं। हिंदी का 1 ठो है, संस्कृत का 1 ही में ख़त्म है, और साइंस का, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग 3 वीडियो मिलेगा, सोशल साइंस का 2 को मिलेगा। और मैथ में चैप्टर बाय चैप्टर VVI ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग जाके देखो, बहुत काम करेगा। जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, जो पक्का है हम कुछ नहीं पढ़ा है, वो VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो हम सीरीज चला रहे हैं उसको जरूर देख लेना, ठीक है ना। और जो पढ़ा है वो तो उसको तो देखना ही है। और साथ ही तुम लोग मॉडल से सोल्यूशन मारो, ठीक है ना। मॉडल से सोल्यूशन अच्छा नहीं दिया हुआ है, जो तुम लोग 2018 में जो पूछा गया फर्स्ट सेकंड सिटिंग, 19 में जो पूछा गया है, 20 में जो पूछा गया है, 21 में जो पूछा गया है, वो सब मारो, ठीक है ना। और टाइम के अंदर मारने की कोशिश करो, ठीक है। जो नहीं बनता है, ठीक है, फिर वो सब वीडियो पड़ा हुआ है, क्लास 10 का पूरा सिलेबस हम खत्म कर दिए हैं, सब वीडियो पड़ा हुआ है, देखो जो नहीं बनता है। और मैथ में 1 घंटा का 1 वीडियो है, उसमें पूरा हम ऑब्जेक्टिव खत्म, ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, पूरा सूत्र हम खत्म कर दिए हैं, ठीक है ना। तो वो वाला वीडियो भी देखते रहो सप्ताह में 1 बार, ठीक है। सूत्र याद रहेगा तो फटाफट बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। तुम लोग को मेरा वीडियो पूरा कैसे मिलेगा, तो मेरा फोटो पर क्लिक करना है, बहुत सारा ऑप्शन आएगा, प्ले लिस्ट में जाना है, सबका प्ले लिस्ट बारी बारी से मिल जाएगा, सबका प्ले लिस्ट बना होगा। साइंस का क्रैश कोर्स भी चैप्टर 3 तक करवा दिए हैं, हर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सबका मिल जाएगा, ठीक है। मॉडल से सोल्यूशन है, VVI ऑब्जेक्टिव है, VVI सब्जेक्टिव है, सबका वीडियो मिल जाएगा। हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, सबका। जितना रिवीजन हो सकता है उतना करो, ठीक है। सेट ठो जो बता दिया 18, 19, 20 21, उसको मारते रहो, और जो नहीं बनता बनाओ। और रचना और रचना और क्या है, तो तुम्हारा ग्राफ, ये 5 नंबर आना फिक्स है, तो इस पर प्रैक्टिस करते रहो। रचना ग्राफ भी हम करवा चुके हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज देखते हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी। आज ज्योग्राफी में देखेंगे 2 नंबरिया क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर 5 नंबरिया का सीरीज स्टार्ट होगा। तो 2 नंबरिया में जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, वो देखेंगे, ठीक है। बोल रहा है क्या, पहला क्वेश्चन है, और तुम लोग जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो शेयर नहीं किया है, ठीक है, वो शेयर कर देना है, और सब्सक्राइब कर लो जो बिल्कुल नया है, ठीक है। जो सब्सक्राइब नहीं किया, सिर्फ देखता है सब्सक्राइब को, सब्सक्राइब की कर लेना है। और अगल बगल अभी तुम लोग प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल तुम लोग जाएगा स्कूल देने, तो जो अगल बगल दोस्त रहेगा जो नहीं जानता वो चैनल के बारे में, उसको भी बताना है, ठीक है ना, जिससे कि वो भी पढ़ सके, ठीक है। तुम लोग बताना है, दुश्मनी नहीं करना है कि नहीं बताएंगे। तो अभी स्कूल जावे करेगा तो सबको बताना है, ठीक है, तुम लोग को, अगल बगल जितना दोस्त रहेगा इस चैनल के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसाधन को परिभाषित कीजिए। संसाधन को देख यहाँ पर क्या पूछेगा संसाधन को परिभाषित कीजिए, या पूछेगा संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे, या पूछेगा संसाधन से आप क्या समझते हैं, संसाधन से आप क्या, तो सबका एक आंसर एक ही लिखना है। समझ तो लोग आ गया ना। संसाधन को परिभाषित कीजिए, या संसाधन किसे कहते हैं, या संसाधन से आप क्या समझते हैं, समझ तो लोग आ गया। तो क्या बोलना है, संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो क्या बोलना है वे सारी वस्तु में, वे सारी, दुनिया में बहुत सारा वस्तु है ना, तो वे सारी वस्तु में, वे सारी जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता हो, मानव की आवश्यकता को जो पूर्ति करेगा वही संसाधन होगा। तो बोलेंगे वे सारी वस्तु में, वे सारी वस्तु में जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता हो, मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता हो, ठीक है ना। मानव को सुख सुविधा प्रदान करता हो, जिससे मानव का आर्थिक विकास हो, जिससे मानव का आर्थिक विकास हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे संसाधन कहा जाता है, उसे संसाधन कहा जाता है। समझ तो लोग आ गया। संसाधन कैसे कहेंगे, तो वे सारी वस्तु, दुनिया में बहुत सारा वस्तु है, तो सब मानव की आवश्यकता को पूरा करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है ना। तो बहुत सारा वस्तु पड़ा हुआ है, तो जो मानव की आवश्यकता को जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता हो, जो मनुष्य को सुख सुविधा प्रदान करता हो, तथा आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करता हो, आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करता हो। संसाधन रहेगा तो ना विकास हो रहा है, चाहे कोयला हो, या पेट्रोलियम हो, या प्राकृतिक गैस, सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, तांबा
हो, एल्युमिनियम हो, कुछ भी हो, सब आर्थिक विकास नहीं करवा रहा है ना। आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करता हो तथा जिसे प्राप्त करने के लिए तकनीक उपलब्ध हो। तकनीक मतलब समझ रहा, टेक्नोलॉजी समझ रहा है ना। टेक्नोलॉजी जिसका नहीं रहेगा, जिसको हम निकाल नहीं सकते, उसका संसाधन अभी ना है, ठीक है। जिसका तकनीक भी क्या हो, विकसित हो, विकसित हो, उसका संसाधन कहेंगे, बोल देगा। हाँ, तो क्या बोलेगा, वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करता हो, सुख सुविधा प्रदान करता हो, ठीक है ना, आर्थिक विकास में सहायक हो तथा उसे निकालने के लिए तकनीक भी विकसित हो, उसे संसाधन कहा जाता है, ठीक है ना। और एक लाइन और जोड़ देना है, लिखना है तो लिख देना है, जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन हुआ नहीं बल्कि बना करता है। समझ तुम लोग आ गया ना, तो ये लिखना है। जहाँ तुम लोग प्रोजेक्टिव में पूछता है किसने कहा था कि संसाधन हुआ नहीं बल्कि बना करता है, तो जिम्मरमैन, किसने कहा था, जिम्मरमैन। समझ आ गया। अच्छा, पूछेगा मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, तो लिख लेगा आराम से, 2 नंबर में आएगा, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, तो आराम से नहीं लिख देगा, लिखेगा मानव के सुख सुविधा प्रदान करने के लिए, मानव की सभी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, वही लिखना है। लिखेगा कि संसाधन क्यों आवश्यक है, तो क्या लिखना है, मानव को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए, मानव की, यहाँ इस तरह लिखना है, पहले आवश्यकता से लिखना है, ठीक है ना। मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, सुख सुविधा प्रदान करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए संसाधन आवश्यक है। संसाधन क्या है, वही लिखे जो बोले थे पहले, वही लिखना है। 2 नंबर में पूछेगा, तो 2 नंबर में पूछेगा तो क्या लिखेगा, मानव की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, सुख सुविधा प्रदान करने के लिए, उसके आर्थिक विकास के लिए संसाधन आवश्यक है। समझ तो लोग आया। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतत विकास किसे कहते हैं, 10 नंबर में है। सतत तुम लोग जो बीबीडी का है ना, उसे हम बता रहे हैं, जो VBI है, बीबीडी में बराबर क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है, लेकिन बराबर नहीं लिखना है, बराबर तुम लोग को एकदम सटीक आंसर लिखना है, जो पूछ रहा है सिर्फ वही लिखना है, ठीक है। तुम्हारा नाम पूछा है, तुम अपना नाम ही बताना है, नहीं कि पापा मम्मी सबके नाम बताने लगना। जो पूछेगा खैर सटीक आंसर देना है, 2 नंबर में ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है ना। यहाँ देखो खुद ही लिखा हुआ, 50 से 60 शब्द में उत्तर दो, देखो लिखा हुआ है ना, 2 अंक लिखा हुआ ना ऊपर में, 50 से 60 शब्द में, और इसको जो गिनो के शब्द होगा हो जाएगा लगभग 100 शब्द पार हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, तो एकदम सटीक आंसर देना, ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं बोलता है, समझ आ गया ना। तो चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतत विकास किसे कहते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं, अपना मन से बताते हैं। और जो किताब वाला भी थोड़ा मिलता है, लेकिन जो जहाँ पर सटीक आंसर बताता है अपना मन से, तो जो बताते हैं हर सब्जेक्ट का बता दिए, वो तुम लोग लिखो, ठीक है ना। कॉपी पर लिख देना है, बार बार रिवीजन करते रहना जब तक तुम लोग को एग्जाम ना आता है, ठीक है। रिवीजन करते रहो और जो नहीं बनता पढ़ो। सतत विकास किसे कहते हैं, सतत विकास, तो बोलेंगे सतत विकास किसे कहेंगे पता है, तो वैसा विकास, ठीक है ना, जिससे पर्यावरण का नुकसान ना हो, यानी पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो। ऐसा नहीं कि कहीं संसाधन मिल गया तो लूट रहे हैं ना, लूटने के चक्कर में पेड़ पौधा को काट दिए ना, पूरा बर्बाद कर दिए, ठीक है ना, तो पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा ना। तो बोलेंगे वैसा विकास जिससे पर्यावरण का नुकसान कम से नुकसान तो होबे करेगा, ये तो फिक्स है। चाहे तो कहीं से कुछ निकालो, कोयला निकालो, अथी निकालो, तो कुछ ना कोई नुकसान तो होबे करेगा। घर बनाता है तो गहरा नुकसान होता है ना, तो पेड़ पौधा काटना पड़ता है, तो पड़ता है ना। लेकिन ऐसा विकास करेंगे जिससे क्या कम से कम नुकसान हो, कम से कम, तो बोलेंगे वैसा विकास जिससे पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो, पर्यावरण के कम से कम, और भविष्य के आवश्यकता को ध्यान रखते हुए, यानी भविष्य में जो आवश्यक होगा, जो भविष्य में अगला पीढ़ी आएगा उसका भी आवश्यकता को ध्यान रखना ही नहीं कि जो अभी मिल रहा है उसी को पूरा लूट के अभी खत्म कर दे, जो आगे आने वाला पीढ़ी आएगा वो ऐसे ताकते रहेगा मुँह। समझ आ गया ना। तो भविष्य की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए वर्तमान की आवश्यकता को पूर्ति किया जाए, वर्तमान की आवश्यकता को पूर्ति किया जाए। इस प्रकार के विकास को सतत विकास कहा जाता है। समझ तो लोग आगे सतत विकास किसे कहेंगे, समझ आया रे। जैसे मान लो तुम्हारे घर में खाना बनाने तो दिन भर खाता है, उसको नहीं खाता है, अब जैसे बना उससे तुम इतना ले लेगा, एक थाली ले लेगा, आधा खाएगा, आधा छोड़ देगा, हो नहीं खाए वो बर्बाद हो गलो, तो सतत विकास है ना है। क्या अब तुम संझा खोजेगा तो मिलेगा खाने, तुम पहले के बाद ले ला क्या थाली लेके बैठ गया खाने, अब उसको बर्बाद तुम कर दिया, तो शाम में खोजेगा नहीं मिलेगा, तो भविष्य खोजेगा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम उसको अच्छा तरह से यूज नहीं किया है, कि सतत विकास नहीं है। सतत विकास किसे कहेंगे, उसी प्रकार जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जो हमको संसाधन मिल रहा है, खनिज मिल रहा है, धरती पृथ्वी से हमको जो मिल रहा है, उसका उपयोग ऐसा करें कि जिससे पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो तथा अभी का आवश्यकता पूर्ति हो जाए, यानी वर्तमान का आवश्यकता पूर्ति हो जाए, और भविष्य का भी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यानी भविष्य में जो पीढ़ी आएगा, ठीक है ना,
समझ रहा है ना, उसका भी असतता को ध्यान रखते हुए कि उसका भी असतता में कोई दिक्कत ना हो, उसे सतत विकास कहेंगे। समझ तो आ गया। तो एक बार और बोल देते सतत विकास किसे कहेंगे, तो पूछेगा सतत विकास किसे कहा जाता है, तो क्या बोलना है, बोलना है वैसा विकास जिससे पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो तथा भविष्य के आवश्यकता को ध्यान रखते हुए, भविष्य का आवश्यकता को ध्यान रखते हुए वर्तमान में संसाधन का ऐसा उपयोग किया जाए, ऐसा उपयोग, ठीक है ना, वर्तमान की आवश्यकता को पूर्ति किया जाए, वर्तमान की आवश्यकता को पूर्ति किया जाए, ठीक है ना। इस प्रकार के विकास को सतत विकास कहा जाता है। चलो अगला देखो इम्पोर्टेंट क्या है। संसाधन क्या होते हैं पूछेगा, बताइए देगा संसाधन क्या होते हैं या किसे कहते हैं या क्या समझते हैं या परिभाषा लिखें, तो बताइए कि ये सब एक लिखना है, बता दिए है ना। चलो अगला क्या है, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है संसाधन के वर्गीकरण के विभिन्न आधार क्या है। देखो इससे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनेगा, जो हम बता रहे हैं वर्गीकरण, क्या बता रहे हैं, वर्गीकरण, समझ आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। संसाधन के वर्गीकरण के विभिन्न आधार क्या है, तो लिखना है संसाधन के वर्गीकरण के विभिन्न आधार निम्नलिखित है। विभिन्न आधार तुम लोग को जो हम पढ़ाए थे, तुम लोग को हम पूरा पढ़ा दिए, साइंस पूरा फिनिश है, SST भी पूरा फिनिश है, ठीक है, यानी सोशल साइंस यानी पूरा ख़त्म है, मैथ भी पूरा ख़त्म है। उसके बाद हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण पढ़ा दिए, हिंदी में जो इम्पोर्टेंट था बता दिए, संस्कृत में जो इम्पोर्टेंट था बता दिए, सब तुम लोग को पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। सब वीडियो कैसे मिलेगा, तो मेरा फोटो पर क्लिक करना है, बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तुम लोग को प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाना है, A to Z वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी बताना है, ठीक है ना। अभी प्रैक्टिकल एग्जाम तुम लोग देने जाएगा, स्कूल जाएगा, तो जो अगल पागल जो नहीं जानता होगा उसको भी बताना है चैनल के बारे में, ठीक है ना, जिससे वो भी लाभ प्राप्त कर सके, तुम लोग को बताना है, ठीक है। स्कूल जाएगा अंडे तो बता देना है, क्या दिक्कत है। चलो यहाँ ध्यान दो, संसाधन के वर्गीकरण के विभिन्न आधार क्या है, विभिन्न आधार क्या है, देख रहा है ना। संसाधन के वर्गीकरण के लिखना, संसाधन के वर्गीकरण के विभिन्न आधार निम्नलिखित है, विभिन्न आधार निम्नलिखित है। पहले लिखना है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, ऑब्जेक्टिव भी लिखना है। एक नंबर लिख के और देना उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं जैव और एक को बोलते हैं अजैव, समझ आ गया ना। अब डायरेक्ट तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में कौन जैव संसाधन है या निम्नलिखित में कौन अजैव संसाधन है, समझ आ गया। तो जैव होगा कौन, पता है, सजीव, कौन होगा, और अजैव मतलब निर्जीव, अजैव मतलब पहचान जाएगा रे। जैसे लिख देंगे सोना, पशु, पेड़, पौधा, जानवर, बोलेंगे निम्नलिखित में कौन जैव है, तो कौन जैव होगा, तो सोना छोड़ के, सोना निर्जीव है ना, बाकी बात तीनों क्या हो गया, जैव, क्या हो गया। अब बोलेंगे निम्नलिखित में कौन अजैव है, तो कौन हो जाएगा, सोना हो जाएगा, क्योंकि सोना क्या है, निर्जीव, क्या है। तो जैव संसाधन हम उसको बोलेंगे जो सजीव हो, क्या हो, सजीव हो, और अजैव उसे बोलेंगे जो क्या हो, निर्जीव हो, क्या हो। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब क्या है, अजैव, क्या है, अजैव, समझ तो लोग आ गया। अगला वो लिखना है उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटते हैं। इससे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा तो लिखिए देना है, बता रहे हैं ना अभी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। तो सब उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटते हैं, दो भाग में, जिसका उपयोग एक के बार किए, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय कहा जाता है, अनवीकरणीय, और जिसका उपयोग बार बार करेंगे, ठीक है ना, उसे नवीकरणीय कहा जाता है, समझ तो आ गया। तो लिखना उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटा जाता है, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय, समझ आ गया। और नवीकरणीय किसे कहेंगे, तो अगर परिभाषा तुम लोग को डायरेक्ट मान लो पूछ दिया कि नवीकरणीय किसे कहते हैं, सुनिया ध्यान से, कुछ इसी तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट उनको क्वेश्चन आ गया कि नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, या आ गया नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर लिखो, तो लिख देगा ना। तो नवीकरणीय किसे कहेंगे, तो लिख बोलेंगे वैसा संसाधन जो प्रकृति में जिसका भंडार, प्रकृति में जिसका भंडार असीमित हो, यानी खत्म होने वाला ना हो, खत्म होने वाला यानी असीमित हो, जो एक बार समाप्त हो जाए, जो एक बार समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, समझ तुम लोग आया। और नवीकरणीय संसाधन का एक और नाम है, तुम लोग को पूछ देता है, नवीकरणीय कभी कभी नहीं लिखेगा, नवीकरणीय संसाधन का दूसरा नाम लिख देगा, क्या लिख देगा, गैर परंपरागत, क्या लिख देगा। तो नवीकरणीय बोले या गैर परंपरागत बोले, दोनों क्या है, एक ही, दोनों क्या है, समझ तुम लोग आए ना। तुम लोग को गधा बोले या बकलोल बोले, एक ही है, या बल बोले, सब एक है। उसी प्रकार नवीकरणीय बोले या गैर परंपरागत बोले, दोनों क्या है, एक ही, क्या है। और नवीकरणीय संसाधन में क्या आएगा, तो एग्जाम्पल में जैसे दे देना है, क्या दे देना है, तो सौर ऊर्जा समाप्त होने वाला है, उससे पहले पृथ्वी समाप्त हो जाएगा, सूर्य ऊर्जा समाप्त होने वाला है, उससे पहले पृथ्वी समाप्त हो जाएगा, लेकिन सूर्य अभी समाप्त होने वाला। तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, हवा चलते रहेगा, उससे उत्पादन के पवन चक्की लगा दे और उत्पादन करते रह, तो पवन ऊर्जा हो गया, समझ आ गया ना। जंगल भी क्या है, जंगल में पेड़ पौधा होता है, काट ले फिर लगा दे,
नहीं लगाएगा, लगाएगा नहीं तो नष्ट हो जाएगा। तो जंगल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जंगल हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, सब क्या है नवीकरणीय ऊर्जा। क्या है? अब वो नवीकरणीय किसे बोलेंगे? तो जस्ट नवीकरणीय का उल्टा बोलेंगे ना, तो बोलेंगे वो नवीकरणीय को दूसरा नाम बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा। क्या बोलते हैं? परंपरागत। जो परंपरा प्राचीन काल से चलते आ रहा है, जिससे हम उत्पादन कर रहे थे उसे बोलते हैं परंपरागत। क्या बोलते हैं? तो परंपरागत ऊर्जा बोलते हैं। तो वो नवीकरणीय को दूसरा नाम क्या है? परंपरागत ऊर्जा। ठीक है ना। तो वो नवीकरणीय संसाधन पूछेगा किसे कहते हैं? तो बोलना है वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसका मात्रा सीमित हो, जिसका मात्रा सीमित हो। अगर एक बार वो समाप्त हो जाए, यदि एक बार वो समाप्त हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त करना असंभव हो, उसे और नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कोयला को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, एक बार समाप्त हो जाएगा तो बना पाएगा फिर? अरे गला, तुम तो 60-70 वर्ष में सब टाइम बोल जाएगा, उसको लाखों करोड़ों वर्ष लगता है बनने में, पता है ना। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? तो ये सब है मेरा वो नवीकरणीय संसाधन। समझ तुम लोग आ गया। लेकिन यहाँ परिभाषा नहीं लिखना है, लेकिन हम बता दिए तुम लोग को। यहाँ पर बोल रहा है कि संसाधन के वर्गीकरण के विभिन्न आधार क्या है। समझ आ रहा है ना। लेकिन तुम लोग को हम पूरा डिटेल में इसलिए बताएं कि कभी कभी डायरेक्ट तुम लोग को 2 नंबरिया पूछ देगा कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं या और नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो लिख लगाना। या डायरेक्ट पूछ देगा नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है, लिख लगाना। या तुम लोग को पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, इसलिए हम पूरा डिटेल से बता दिया। लेकिन जहाँ पर 2 नंबरिया में जो पूछ रहा है वही लिखना है। ठीक है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर दो गो जैव तथा अजैव, उपयोगिता के आधार पर 2 गो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। हो गया ना। अब लिखना है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का आधार मतलब क्या हुआ कि उसका मालिक कौन है, उसका मालिक कौन है। समझ आ गया ना। तो स्वामित्व के आधार पर यानी मालिक के आधार पर किसी भी संसाधन का मालिक कौन है, किसी भी संसाधन का मालिक कौन है। समझ आ गया ना। लिखना है स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। समझ आ गया। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार का होता है। ठीक है। एक होता है क्या? एक होता है व्यक्तिगत मतलब समझ रहा है ना। व्यक्तिगत मतलब सिंपल याद रखना, तुम्हारा क्या है? अपना बाप का हो, क्या हो ना बोलता है किसी को, तो कोई तुम्हारा सामना लेता तो बोलता है तो पापा खो की, यानी होकर पापा नहीं देखेगा क्या पापा है तो पापा खो। अरे यही हुआ ना, यानी बाप का माल रहेगा तो समझ आना व्यक्तिगत है। क्या व्यक्तिगत है? मेरा मोबाइल को लेगा तो ले लेगा मेरा मोबाइल, बोलेगा ना ये संसाधन को हमरो हक हो तो होगा हक, ये बोर्डा पर किसी का हक होगा। तो जो तुम्हारा पर्सनल है, तुम्हारा को टोपिया ले लेगा, टोपिया दे संसाधन को सबको यूज कर लेगा। नहीं तो जो तुम्हारा पर्सनल है, जैसे तुम्हारा मोबाइल हो गया, कॉपी हो गया, कलम हो गया, किताब हो गया, ठीक है ना, तुम्हारा घर हो गया, ये सब क्या है? तुम्हारा व्यक्तिगत संसाधन है। व्यक्तिगत संसाधन ये ना कि कोई भी आएगा बोलेगा ये हमरो हो तो होगा उसका ना, क्योंकि वो तुम्हारा व्यक्तिगत है। क्या है? यानी उस पर तुम्हारा खाली हक है, तुम्हारा खाली हक है। समझ तुम लोग आ गया ना। तो व्यक्तिगत तुमने समझ गया ना। दूसरा होता है सामुदायिक। क्या होता है? सामुदायिक मतलब होता है क्या? जिस पर सबका हक हो, सबका हक हो, सब जगह लूट ले, सब जगह। जैसे नदी को बोले को कि हमारा नदी आको, तो नदी क्या है? सामुदायिक। क्या है? स्कूल बोले को कि खाली हमारा स्कूल आओ, छठाश्रम वाले घट जाएगा ना, घट जाएगा। तो सामुदायिक ही हो गया। क्या हुआ? स्कूल क्या हो? सामुदायिक। शमशान बोलेगा कि खाली हमारा शमशान हो, खाली हम ही जर्ब हो, बोलेगा सबको जर जाके। तो शमशान क्या हुआ? समुदायिक। क्या हुआ? समुदायिक। खेल के मैदान को बोलेगा कि खेल के मैदान खाली हमर हो ना, है ना। ये सब क्या है? समुदायिक। क्या है? समझ तो लोग आ गया। फिर होता है राष्ट्रीय। क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन मतलब होता है क्या? वैसा संसाधन जिस पर देश का अधिकार, जिस पर देश का अधिकार उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। कहीं भी कोयला निकल जाए, पेट्रोलियम निकल जाए, प्राकृतिक गैस निकल जाए, सोना निकल जाए, चांदी निकल जाए, एल्युमिनियम निकल जाए, तांबा निकल जाए, कुछ भी निकल जाएगा, उस हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, यानी उस पर पूरा देश का अधिकार हो जाएगा। समझ तुम लोग आ गया ना। और देश का संसाधन समुद्र में भी होता है, राष्ट्रीय संसाधन समुद्र में भी होता है। ठीक है ना। तुम लोग को पढ़ा था समुद्र में 12 किलोमीटर दूरी तक, बताए थे ना। 12 किलोमीटर नहीं, 12 नॉटिकल मील तक दूरी जो होता है उसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा, बोलते हैं ना, नहीं पढ़ाए थे। और समुद्री तटरेखा से 200 नॉटिकल मील जो होता है उसे बोलते हैं अनन्य आर्थिक सीमा, बोलते हैं ना। फिर एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उसे बोलते हैं जहाँ पर सब देश का अधिकार हो, सब देश जाओ, जिसको जो करना है करो। तो 200 समुद्र से, तुम्हारा तटरेखा से 200 किलोमीटर दूरी के बाद जो समुद्र बच जाता है ना, उस पर सब देश का अधिकार है। सब देश अपना जहाज ले जाओ, नाव चलाओ, जो करना है करो। ठीक है ना। वहाँ पर हो गया अंतर्राष्ट्रीय। क्या हो गया? ठीक है ना। अंतरिक्ष क्या अंतर्राष्ट्रीय है, जिसको जाना है जाओ, कोई दिक्कत है। चंद्रमा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय है, जिसको अपना मिशन भेजना है भेजते रहो मिशन। समझ आ गया ना। आसमान क्या अंतर्राष्ट्रीय है, जिसको उड़ना उड़ो। समझ आ गया तुम लोग को। अगला है विकास के स्थिति के आधार पर। तो विकास के स्थिति के आधार पर भी 4 भाग में
4 भाग में बांटते हैं। एक होता है संभाव्य, क्या होता है, यानी संभावना लग रहा है कि यहाँ पर निकलेगा, संसाधन मिल जाएगा, तो संभाव्य क्या हुआ। एक होता है विकसित, विकसित तो समझ रहा है ना, मतलब वहाँ से संसाधन को निकाल रहे हैं, इतना विकास हम कर गए हैं कि वहाँ जो संसाधन जो अंदर घुसा हुआ है ज़मीन के अंदर उसको आराम से निकाल रहे हैं, तो विकसित होगा, क्या होगा, विकसित। एक होता है भंडार, क्या है, यानी खाली जान रहे हैं कि यहाँ पर है संसाधन लेकिन निकाल ही नहीं पा रहे हैं, ताकि टेक्नोलॉजी ना है, समझ आ रहा है ना, तो हो गया, क्या हो गया, भंडार, क्या हो गया, भंडार। एक होता है संचित, क्या होता है, यानी जमा है, संचित मतलब क्या है, जमा, जैसे कोठिया में चौला जमा नहीं कर देता है, उसी प्रकार क्या है, जमा है, क्या है, समझ तुम लोग आ गया ना। तो ये वाला हम पूरा डिटेल से तुम लोग को इसलिए समझाएं क्योंकि इससे हम किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। डायरेक्ट पूछेगा जेब और ओजेब में अंतर लिखो, तो लिख देगा ना, या पूछेगा जेब संसाधन और ओजेब संसाधन किसे कहते हैं, लिख देगा ना, या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा निम्नलिखित में कौन जेब है या कौन अजेब है, लिख देगा ना। इसलिए हम ये पूरा डिटेल से तुम लोग को बताए थे, समझ आ गया। पूछेगा नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं या नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, या नवीकरणीय और नवीकरणीय में क्या अंतर है, परंपरागत गैर परंपरागत, परंपरागत में क्या अंतर है, लिख देगा ना, नहीं लिख पाएगा। फिर पूछेगा तुम लोग को, तो इसलिए डिटेल से बता दिए, क्या बता दिए। लेकिन पूछेगा कि संसाधन के वर्गीकरण के विभिन्न आधार क्या है, तो जो लिखा हुआ है उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार, जेब और अजेब। उपयोगिता के आधार पर 2 प्रकार, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार, एक क्या, एक तुम्हारा व्यक्तिगत यानी निजी, व्यक्तिगत यानी निजी, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतर्राष्ट्रीय। समझा दिए अच्छा से, ना समझाए हैं। फिर अगला जो लिखना है वो लिखना है अति के आधार पर, विकास के स्थिति के आधार पर, तो होता है संभाव्य, क्या होता है, संभाव्य। एक होता है विकसित, क्या होता है, एक होता है भंडार है, क्या होता है, और एक होता है संचित। समझ आ गया ना। तो इतने लिखना है, लेकिन हम तुम लोग को पूरा डिटेल से समझाएं इसलिए कि पचमढ़िया में भी आएगा तो आराम से लिख लेगा, और अलग अलग करके भी पूछेगा तो आराम से लिखेगा, और जो भी पूछेगा तो आराम से लिख लेना है। समझ आ गया ना, इसलिए हम पूरा डिटेल से समझा दिए। समझ तुम लोग का आया, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर कर, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। चलो अगला है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तुम लोग को इसी तरह जो है सुबह शाम तुम लोग को क्या करना है, जो जो पढ़ा रहे हैं हम सब्जेक्टिव जो पढ़ा रहे हैं, सुबह शाम तुम लोग जो दूध के साथ इसको पीते रहो, ठीक है ना। जो VVI सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, VVI ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, सुबह शाम दूध के साथ पीते रहो, टोने की काम करेगा, ठीक है। और शेयर टूट मारते रहो, जो नहीं बनेगा फिर पूरा वीडियो पढ़ा हुआ है, देखो तुम लोग। अगर शेयर करेगा तो और टोनिक तुम लोग को मिलेगा, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करेगा तो और उसमें बल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दे। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, आज तुम लोग दिमाग लगा, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति में जो है संसाधन जो है सीमित मात्रा में है ना है। अरे जो प्रकृति में और नवीकरणीय संसाधन जो है वो क्या है, सीमित मात्रा में। अगर वो एक बार समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर उसे प्राप्त करना क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा, ना हो जाएगा। अच्छा वो संभव हो जाएगा तो फिर उस संसाधन हमको मिलेगा, ना मिलेगा तो जिससे क्या होगा, विकास का अवरुद्ध हो जाएगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ बोल रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, समझ तो आ गया। तो लिखना है कि पृथ्वी पर कई प्रकार के और नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन पाया जाता है। क्या बोलना है, पृथ्वी पर कई प्रकार के और नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। यदि इत्यादि लिख दिया ना, और फिर लिखना है इसका मात्रा पृथ्वी पर सीमित रूप से है। यदि यह एक बार समाप्त हो जाता है तो इसे पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, चूँकि यह संसाधन समाप्त हो जाने पर सारा विकास का ठप पड़ जाएगा, यानी अवरुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। लिखेगा रे, क्या लिखना है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से कई प्रकार के और नवीकरणीय संसाधन पाया जाता है जिसका मात्रा सीमित रूप से है। यदि यह एक बार समाप्त हो गया तो इसे पुनः प्राप्त करना असंभव है, और सारा विकास कार्य क्या होगा, ठप हो जाएगा। इसलिए वर्तमान की आवश्यकता के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए संसाधन का संरक्षण
आवश्यक है। बस इतना एक दो बार सुनना याद हो जाएगा, इसमें रटना थोड़ा है, सुनना है। समझ तुम लोग का आया। चलो अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। अब तुम लोग देखो खादर और बांगर तुम लोग समझते हैं ना। खादर और बांगर में क्या है, तो एक प्रकार का जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़, अब तुम्हें पता है कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी जो नदी के द्वारा जो मिट्टियाँ ला के बिछा देता है वो कहलाता है जलोढ़ मिट्टी। क्या कहलाता है? और इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा भारत में सर्वाधिक विस्तार कौन सा मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी। पूछेगा भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। और जलोढ़ एक प्रकार का दोमट मिट्टी है। क्या है, समझ आ गया ना। फिर पूछेगा क्या बता, गंगा के नदी के द्वारा बिछाई गई मिट्टी कौन है, जलोढ़ मिट्टी। कौन है, जलोढ़ मिट्टी है। फिर पूछेगा जलोढ़ मिट्टी कितना प्रकार का होता है, तो दो, एक खादर और एक बांगर। खादर मिट्टी किसे कहेंगे, तो जो नयका जलोढ़ मिट्टी है जो हर साल पनिया में आता है, जो पनिया में हर साल नदिया के द्वारा बह के आता है, नयका जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। समझ आ गया, समझ तो लोग आया। तो यहाँ पूछ रहा है क्या, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें, तो लिखना है क्या, लिखना है खादर मिट्टी। तो खादर लिखना है कि नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पहला अंतर ही हो गया। दूसरा, नए जलोढ़ मिट्टी खादर मिट्टी नदियों द्वारा हर साल लाया जाता है, इसलिए नया हुआ है। पुराने जलोढ़ मिट्टी पुराने जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं, तो बांगर मिट्टी नदी द्वारा हर साल नहीं लाया जाता है। मान लो कि एक बार बढ़िया गया हुमच के, अब पूरा गामा फैल गया, ठीक है ना। अब फिर सरों मिट्टी फैल जाएगा, पूरा बाजार में क्या हुआ, मिट्टी फैल गया, सरों मिट्टी फैल जाएगा। फिर उस तरह बाढ़ है नहीं कि 10 साल, तो जब 10 साल पहले जब मटिया तो फैला था पूरा गामा में, वो क्या हो गया, बांगर। क्या हो गया, बांगर। और जहाँ तक हर साल बढ़िया आके रह जा रहा है वो क्या हुआ, खादर। क्या हुआ, समझ तो लोग आ गया ना। तो पूछेगा खादर और बांगर में अंतर लिख देगा खादर और बांगर में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर क्या, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा हर साल लाया जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर नदी द्वारा हर साल लाया जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर नदी द्वारा हर साल नहीं लाया जाता है। समझ तो आ गया, लिख लेगा। चलो अगला पूछेगा स्थानीय मिट्टी और बाहित मिट्टी में किस प्रकार भिन्न है। क्या लिखेगा, स्थानीय मिट्टी और बाहित मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें, तो क्या लिखेगा स्थानीय मिट्टी और बाहित मिट्टी में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित पहला क्या, स्थानीय मिट्टी एक ही जगह स्थित होता है। स्थानीय मिट्टी तो क्या हुआ, एक ही जगह स्थित हो, है ना। तो स्थानीय मिट्टी एक ही जगह स्थित होता है। बाहित मिट्टी एक जगह स्थित नहीं होता, क्योंकि बहते रहता है ना। आज नदी आया तो यहाँ बाहर कर दिया, कल अभी नदी आया बखोर को ले चल गया, दूसरा जगह ले चल गया ना। तो बाहित मिट्टी एक जगह फिक्स यानी एक जगह स्थित नहीं होता है। फिर लिखना स्थानीय मिट्टी में जो है ना, चिक्का वो बालू, चिक्का में तो समझ रहा है ना, मटिया जो भुरभुर करता है, ठीक है ना। तो चिक्का वो बालू की मात्रा समान होता है। क्या होता है, समान होता है। समझ आ गया। लेकिन जो बाहित मिट्टी होता है उसमें चिक्का और बालू की मात्रा समान नहीं होता। उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादा तुमको बालू मिलेगा, ठीक है ना, कूला करकट मिलेगा। नदिया में जाता है, पानी सब कुछ मिला रहता है ना मिला रहता है। तो लिख देना है क्या, स्थानीय बाहित मिट्टी में चिक्का वो बालू की मात्रा समान होता है, जबकि बाहित मिट्टी में बालू कूड़ा कचरा की मात्रा अधिक होता है। समझ आ गया, बस यही लिखना है। अगला देखो क्या है, मिट्टी के बारे में और कुछ बता देते हैं। पूछेगा भारत में, ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, भारत में सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी का। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है, जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक होता है खादर, एक होता है बांगर। खादर बता दिए, खादर
अब नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, खाद मिल रहा है, ठीक है ना। अब पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, बता दिए थे ना। बताए थे काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है, बताए थे ना। काली मिट्टी के लिए उपयुक्त फसल कौन है? कपास। पूछेगा कपास सर्वाधिक, कपास का अति उत्पादन सर्वाधिक कौन मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में होता है, बता देगा। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ। कौन चट्टान से हुआ? बेसाल्ट चट्टान से हुआ, बताए थे ना। लेटेलाइट की मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो लेटेलाइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में है। कहाँ पर है? और लेटेलाइट मिट्टी का निर्माण, लेटेलाइट मिट्टी का निर्माण होता है लीचिंग विधि द्वारा। कौन विधि द्वारा? लीचिंग विधि, यानी बरिशवा हो जाएगा हुमच के ना, तो उसको बोलते हैं, तो वहाँ का मिट्टी हो जाएगा पूरा दलदल हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं लीचिंग विधि। क्या बोलते हैं? तो लीचिंग विधि का द्वारा निर्माण होता है। पूछेगा मरुस्थलीय मिट्टी सर्वाधिक कहाँ मिलता है? राजस्थान में। कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है। कहाँ मिलता है? राजस्थान में मिलता है, समझ आ गया। पूछेगा लेटेलाइट मिट्टी या लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता था? आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण, समझ तो लगा गया। तो यही सब मिट्टी के बारे में बता रही है जो मेन था। चलो अगला इंपॉर्टेंट है, नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य को लिखें। नदी घाटी परियोजना को मुख्य उद्देश्य को लिखें। नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य को लिखें। मुख्य उद्देश्य को, अब देखें यहाँ पर तुम लोग, यहाँ ध्यान दे, नदी घाटी परियोजना पर देखें यहाँ पर तुम लोग कैसे हम 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। कितना क्वेश्चन बता रहे हैं? 2 को बता रहे हैं। नदी घाटी परियोजना यानी नदी पर बांध बनाते हैं जो, उसको बोलते हैं नदी घाटी परियोजना। और नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, पता है तुम लोग को। यानी एक साथ बहुत सारा उद्देश्य का जिससे पूर्ति हो जाए उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। समझ तुम लोग आ गया? आया समझ? एक साथ बहुत सारा उद्देश्य का जब पूर्ति हो जाए उसे क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। समझ आ गया ना। तो यहाँ तुम लोग को पता है कि जो अथी यहाँ ध्यान पूछेगा कि देश के बांध को भारत का मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप क्वेश्चन में क्वेश्चन में पहुँच रहा है, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है कि नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो देखिए यहाँ पर नदी घाटी परियोजना को हम बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय, तो पहले समझते हैं बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, क्योंकि 2 नंबर में तुम लोग को डायरेक्ट आ सकता है। अभी हम नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है उन्हें लिखा रहे हैं। अभी लिखा रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहा जाता है। तो तुम लोग को अगर डायरेक्ट पूछ जाएगा कि बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहा जाता है तो क्या बोलना है? बोलना है वैसी परियोजना जिसके द्वारा, वैसी, ठीक है ना, वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ बहुत सारा उद्देश्य का पूर्ति किया जा सके उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जैसे नदी घाटी परियोजना, अब नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य क्या है, यानी उससे क्या क्या हमको एक के साथ पूरा होता है, तो लिखा रहा है। अब लिखा रहा है क्वेश्चन में, क्या लिखा रहा है? क्वेश्चन में। तो बहुउद्देशीय परियोजना पूछेगा तो लिख देगा ना। अब बोला नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य नदी घाटी परियोजना का जो पहला सबसे उद्देश्य है वो है बाढ़ को नियंत्रण करना। बाढ़ को समझ रहा है? लिखना है कि नदी घाटी परियोजना का निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला लिखना है क्या? बाढ़ का नियंत्रण। बाढ़ का बांध बना दे और उससे क्या कर? बाढ़ को नियंत्रण कर ले। तो बाढ़ का नियंत्रण, और जब बांधा बन गया तो पानी क्या होगा? ऊपर से गिरेगा तो पानी क्या करे? उससे बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो दूसरा लिखेंगे बिजली का उत्पादन। देख बहुत सारा उद्देश्य का भी पूर्ति होगा, हो रहा है ना। पहले क्या हुआ? बाढ़ का नियंत्रण हुआ। दूसरा क्या हुआ? दूसरा बिजली का उत्पादन हो गया ना। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा क्या? सिंचाई का प्रबंधन। सिंचाई का, वहाँ से क्या करेंगे? जहाँ पानी डिग गया है वहाँ से नहर निकाल दे। क्या कर? इधर नहर निकाल दे, टोलबा में सब गाँव में भेज दे। तो सिंचाई का प्रबंधन, नहर के द्वारा सिंचाई का प्रबंधन। तीसरा उद्देश्य पूरा हो गया ना। पहला क्या हुआ? बाढ़ का नियंत्रण। ये सब अपने तुम लोग सोचना तो अपने याद हो जाएगा, रटना थोड़े है। पहला बाढ़ के नियंत्रण, दूसरा बिजली का उत्पादन, तीसरा नहर के द्वारा सिंचाई का प्रबंधन, चौथा कहाँ? जहाँ पनिया दिखेगा वहाँ क्या होगा? मछली हो जाएगा बहुत। अरे मछली ना होगा तो चौथा हो जाएगा क्या? मत्स्य पालन। क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन यानी मछली पालन, ठीक है ना। या मत्स्य का उत्पादन यानी मछली का उत्पादन। समझ तो लोग आ गया। अगला क्या लिख सकता है? अगला लिख सकता है क्या? पर्यटन का विकास। पर्यटन का, तुम लोग देखो जहाँ बांध बना रहेगा वहाँ बहुत लोग घूमने जाता है, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ जंगल ऐसा नजर आएगा, ठीक है ना। बांध बना रहेगा, वहाँ नाव चलेगा, जहाज चलेगा, बड़ा चलता है ना। तो पर्यटन का विकास होता है ना। तुम लोग देखे ना वो नागिन डैम है, इधर कौन डैम है? जगह तरफ एक कौन डैम है ना। गढ़ी डैम है, इस समय घूमने जाता है सब लोग, जाता है ना। तो इससे क्या होता है? पर्यटन का विकास होता है ना। फिर अगला लिखना है यातायात साधन का विकास। वहाँ से क्या होगा? ऊपर से गाड़ी पार होगा तो नीचे फिर क्या होगा? नदी में चलेगा क्या? तो छोटा नाव चलेगा, जहाज भी चल सकता है, पानी वाला जहाज भी चल सकता है। इससे क्या हुआ? इससे वो यातायात साधन का विकास हुआ ना।
तो बहुत सारा उद्देश्य एक साथ पूर्ति ना हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। क्या बोलते हैं? तो ये लिख लेगा तुम लोग। पूछेगा कि नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो लिख देगा, आराम से लिख देगा। रे क्या लिखना है? पहला लिखना है क्या? पहला लिखना है बाढ़ का नियंत्रण, बाढ़ का। दूसरा लिखना है बाढ़ का नियंत्रण। दूसरा क्या लिखना है? दूसरा लिखना है बिजली का उत्पादन, बिजली का उत्पादन। तीसरा क्या लिखना है? तीसरा लिखना है नहरों के द्वारा सिंचाई का प्रबंधन, सिंचाई का। चौथा लिखना है मत्स्य उत्पादन। पांचवा लिखना है पर्यटन का विकास। छठा क्या लिखना है? छठा लिखना है यातायात साधन का विकास। तो ये सब लिख देगा, आराम से रटना है। ये सब रटना है तो सब्सक्राइब करना भी रटना है। चलिए ध्यान दे। तो पूछेगा बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? तो लिख देगा ना। अब पूछेगा उसका उद्देश्य क्या है? तो सब उद्देश्य हो गया, समझ तो लोग आ गया ना। इसमें थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा है, पढ़ेगा तो लगेगा बकलवा ऐसा। अपना हम बताए थे, हम शॉर्ट में बताए थे ना, हम जो बोले थे वो याद हो गया होगा। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ किताब में वो थोड़ा फालतू लिखा हुआ है, इसलिए किताब पर ध्यान नहीं देना, जो हम बोलते हैं उस पर ध्यान देना। समझ आ गया ना। चलो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। समझ गया ना? क्या बोल रहा है? वन जीव के ह्रास के 4 प्रमुख कारण का उल्लेख करें। 4 प्रमुख कारण का उल्लेख करें, यानी 4 कारण बताना है। क्या बताना है? 4 कारण बताना है, ठीक है ना। तो क्या लिखना है? लिखना है वन जीव के ह्रास के 4 प्रमुख निम्नलिखित कारण है। तो वन जीव यानी जो वन में जो जीव रह रहा है, चाहे वो शेर हो, भाली हो, ठीक है ना, शेर हो, भालू हो, हिरन हो, हाथी हो, सब क्या है? वन जीव। क्या है? वन जीव है। तो वन जीव धीरे धीरे घट क्यों रहा है? तो इसका प्रमुख 4 कारण लिखना है। 4 कारण लिखना है। तो पहला कारण क्या लिखना है? लिखना है शिकार। पहला कारण क्या हुआ? मेन कारण शिकार है ना हुआ। कितना लोग पहले हम शिकार के शौकीन होता था ना, था तुम लोग फिल्म लोग देखेगा, राजा जो शिकार के लिए जाता था ना। तो लिखना है पहला कारण लिखना है शिकार। क्या लिखना है? शिकार। यानी शिकार के लिए क्या करता है? शिकार के लिए कभी हाथी मार देगा, कभी शेर को मार देगा, उसका हाथी को मार के उसका क्या करेगा? उसका दांत को बेचेगा, ना बेचेगा, उसका चमड़ी को बेचता है ना। तो पहला लिखना है, पहला कारण क्या है? शिकार। क्या लिखना है? शिकार। क्या लिखना है? दूसरा कारण क्या लिखना है? दूसरा कारण लिखना है पशुचारण। क्या है? अब तुम वहाँ पशु का मतलब जाएगा, खुद में चला देगा, जंगली चला देगा, तो रहेगा कहाँ? तुम पशु का बहुत ज़्यादा चलाएगा, ठीक, क्या करेगा? पशुचारण करेगा तो क्या होगा? जंगले का तो खा जाएगा, और जंगला खा जाएगा तो जो वन जीव है वो रहेगा कहाँ? रहेगा। तो लिखना है दूसरा पशुचारण। क्या लिखना है? तीसरा लिखना है जंगल में। क्या लिखना है? वन में यातायात का विकास, यातायात का। और वन से ले जाकर क्या करेगा? गाड़ी उड़ी ले चल जाएगा, गाड़ी उड़ी ले जाएगा, तो उससे क्या होगा? उससे वहाँ जो वन जीव है वो डर जाता है, और उससे प्रदूषण भी फैलता है, और उससे भी क्या होता है? उससे भी वन जीव का ह्रास होता है, वन जीव का ह्रास होता है। तो पहला क्या लिखना है? शिकार। क्या लिखना है? दूसरा लिखना है अति पशुचारण। तीसरा लिखना है क्या? तो तीसरा लिखना है यातायात का विकास, जंगल से होकर यातायात का विकास। चौथा क्या लिखना है? चौथा जो कारण है वो क्या है? क्या? प्रदूषण। क्या लिख सकता है? प्रदूषण। क्या लिखना है? प्रदूषण भी एक समस्या है ना। और पाँचवा लिख सकता है, 4 पूछ रहा है, लेकिन पाँचवा ही बता देते हैं। पाँचवा क्या लिखना है? जंगल की लगातार कटाई। जंगल की लगातार कटाई ना हो रहा है, जंगल की लगातार कटाई, ठीक है ना। एवं जंगल पर अतिक्रमण। जंगल पर कटाई करके क्या करता है? उस पर खेती करने लगता है, और वहीं पर धीरे धीरे क्या होता है? अपना घर बना लेता है। तो जंगल की कटाई एवं उस पर अतिक्रमण, एवं उस पर लिख लेगा। पहले क्या लिखेगा? पूछेगा वन जीव ह्रास के प्रमुख 4 कारण लिखे थे। क्या लिखेगा? पहले लिखना है शिकारी। क्या लिखना है? शिकारी। दूसरा क्या लिखना है? तो दूसरा लिखना है अति पशुचारण। तीसरा लिखना है क्या? जंगल की लगातार कटाई। चौथा क्या लिखना है? चौथा लिखना है यातायात साधन का विकास। जंगल से होकर यातायात साधन का विकास लिख देगा। अगला और लिखना चाहेगा तो लिखेगा क्या? जंगल प्रदूषित होना, ये सब लिख देगा। समझ आ गया? चलो अगला इंपॉर्टेंट है चिपको आंदोलन। क्या है चिपको आंदोलन? तो चिपको आंदोलन के बारे में तुम लोग को हम और बताए थे ना। अच्छा, उससे पहले पूछेगा तुम लोग को क्या कि पूछेगा वन पर्यावरण के लिए महत्व का वर्णन करें। यानी वन जो है पर्यावरण के लिए कैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है बताना है कि वन के पर्यावरण महत्व का वर्णन कीजिए। यानी वन जो है
वन जो है पर्यावरण के लिए बहुत कैसे करता है, यानी महत्वपूर्ण कार्य कैसे करता है। समझ तो आ गया। तो लिखेगा वन पर्यावरण के लिए, वन पर्यावरण के लिए अति महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। या पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। क्या लिखना है? या पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच ना है क्योंकि क्या करता है, ये जो पृथ्वी पर जो CO2 है उसको खा लेता है, उसको ले लेता है, ऑक्सीजन देता है। सुरक्षा कवच नहीं कर रहा है, पृथ्वी पर गर्मी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, बारिश करवाता है ना। तो पृथ्वी का क्या है? सुरक्षा कवच। क्या है? तो लिखना है या पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। चूँकि या पर्यावरण को इस तरह लिखना है। चूँकि यह पर्यावरण में उपस्थित CO2 गैस को ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, इस प्रकार पर्यावरण को शुद्ध करता है। और क्या लिखेगा? तो और लिख सकता है क्या? यह जो है मतलब जो वन है, ये क्या है? जो वन है वो क्या करता है? तो यह जो है मिट्टी कटाव को रोकता है। मिट्टी कटाव को, जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधा रहेगा वहाँ मिट्टी कटवे नहीं करेगा क्योंकि उसका जरिया जो है मिट्टी को पकड़ के रखता है, पकड़ के। तो यह मिट्टी कटाव को रोकता है, ठीक है ना। यह वन जीव के लिए आश्रय मतलब समझ रहा, आवास मतलब आवास। तो यह वन जीव के लिए आवास प्रदान करता है। समझ तो आ गया? आवास प्रदान करता है। यह वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। यह तापमान को नियंत्रित करता है, तापमान को नियंत्रित नहीं करता है ना। और यह भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखता है। जहाँ ज़रा पेड़ पौधा रहेगा ना वहाँ फटास ना बढ़िया अंदर चल जाएगा, ठीक है ना। तो भूमिगत जल जो तुम्हारा जो अंदर धीरे धीरे भागते जा रहा है, बोरिंग में कराता है तो बहुत दूर में निकलता है ना। जहाँ पेड़ पौधा ज़्यादा रहेगा वहाँ पर थोड़ा बढ़िया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यह भूमिगत जल के स्तर को नियंत्रित करता है, लिख देगा। तो पूछ रहा है वही कि वन के पर्यावरण महत्व के वर्णन करें। वन जो है पर्यावरण के लिए कैसे उत्तरदायी है। तो पहला क्या लिखना है? वन पर्यावरण के लिए अति महत्वपूर्ण है। चूँकि यह पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, ठीक है ना। सुरक्षा कवच है। कैसे सुरक्षा कवच है? तो यह पर्यावरण में उपस्थित CO2 को ग्रहण कर ऑक्सीजन प्रदान करता है। दूसरा क्या लिखना है? दूसरा तुम लोग को लिखना है यह वन जीव को आवास प्रदान करता है। समझ आ गया ना। तीसरा लिखना है यह तापमान को नियंत्रित करता है। चौथा लिखना है यह वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। वर्षा के लिए उत्तरदायी ना होता है, यह वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। और अगला लिखना है क्या? यह मिट्टी अपरदन को रोकता है। और लिखेगा यह भूमिगत जल के स्तर को बनाए रखता है। समझ आ गया ना। जितना बोले उसको 3-4 रहेगा तो आराम से लिख देगा, 2 नंबर मिल जाएगा। समझ तो लोग आया। चलो अगला, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन देखिए यहाँ पर लिखना है चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन लिखना है लिखना है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। सुंदरलाल बहुगुणा के डाट तुम लोग को जो टीम में क्वेश्चन पूछेगा कि चिपको आंदोलन का नेता कौन था। चिपको आंदोलन का नेता तो बोलना है सुंदरलाल बहुगुणा। फिर तुम लोग को पूछेगा चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? बोलना उत्तराखंड। क्या बोलना है? उत्तराखंड के गढ़वाल एक जगह है, ठीक है ना। और वहाँ पर एक चंबोली जिला है वहीं पर। समझ आ गया ना। और कब हुआ था? बोलना 1973 में हुआ था। समझ तुम लोग आ गया। अब पूछ रहा है चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन तो लिखना है कि उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्ष से चिपक कर वृक्ष को कटने से बचाने के लिए एक प्रकार का चलाया गया आंदोलन है जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है। लिख देगा चिपको आंदोलन कहा जाता है, जो 1973 में हुआ। कब हुआ? 1973 में हुआ। 2 नंबर में इतने लिखना है। समझ लोग आ गया। क्या लिखना है? लिखना है कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड में अगर और अंदर घुसना है तो बोलना है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में लिखना है चिपको आंदोलन उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में वन को बचाने के लिए वृक्ष से चिपक कर चलाया गया एक
महत्वपूर्ण आंदोलन है, महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसे चिपको आंदोलन कहा जाता है, चिपको आंदोलन कहा जाता है। यह 1973 में चलाया गया था, यह 1973 में चलाया गया था। समझ तो लोग आ गया, लिख लगा आराम से। चलो अगला, अगला है बिहार में वन विनाश के 2 मुख्य कारण को लिखे। बिहार में जो है वन बहुत कम है, लगभग 7% है। कितना है? 7% है। अभी के मतलब के अनुसार लगभग कितना परसेंट है? 7%। तुम लोग को बताए थे कहीं भी वन कितना रहना चाहिए कि जो अच्छा होता है, पर्यावरण के लिए अच्छा होता है, तो कहीं भी लगभग 33% क्षेत्र में वन होना चाहिए, जो पर्यावरण के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, सुरक्षा नहीं करता, अच्छा होता है। समझ आ गया ना? लेकिन बिहार में जो है वन बहुत कम है, वन बहुत 7% लगभग है। कितना है? लगभग 7% है। ठीक है ना? तुम लोग को पुराना आंकड़ा मिलेगा तो मिलेगा 6.25 के लगभग मिलेगा, लेकिन अभी 7% लगभग है। कितना है? 7% लगभग है, तो बहुत कम है ना। तो वही बोल रहा है क्या यहाँ पर, बिहार में वन विनाश के 2 मुख्य कारण को लिखे, 2 मुख्य कारण को। तो सबसे पहला कारण बिहार में क्या है, जल्दी बता दे। सबसे पहला कारण है क्या? बिहार है क्या है? कृषि प्रधान राज्य। क्या है? कृषि प्रधान। और जब कृषि प्रधान राज्य तो लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है? खेती का विकास होता जा रहा है। और खेती का विकास कैसे हो रहा है? तो जहाँ पर जब पेड़ उड़ रहे उसको काट दे रहा है और उसको खेत में बदल रहा है, हो रहा है ना। तो लिखना है कि बिहार में वन विकास के 2 प्रमुख कारक निम्नलिखित है, 2 प्रमुख कारक निम्नलिखित है। क्या लिखना है? बिहार में वन विनाश के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित है, 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला क्या लिखना है? लगातार। क्या लिखना है? लगातार कृषि लगातार क्या लिखना है? लगातार कृषि क्षेत्र का विकास होना, लगातार कृषि क्षेत्र का। और जब कृषि का विकास होता है पेड़ पौधा काटना पड़ेगा, जंगल झाड़ी को काटना पड़ेगा, तब ना खेती बनेगा। तो लगातार क्या लिखना है? लगातार लिखना है कृषिगत भूमि का विकास होना, लगातार कृषिगत भूमि का फैलाव होना। सबसे मेन कारण यही है, लगातार कृषि भूमि का फैलाव होना। ये लिखेगा ना। दूसरा लिखना है क्या? अति पशुचारण, यानी यहाँ पे पशु लोग भी बहुत चलाता है ना। अब पशु जाएगा आराम से, सब झाड़ पात जितना है सब खा जाएगा, नहीं खाया जाएगा। तो अति पशुचारण। तो दूसरा लिखना है अति पशुचारण। लिख देगा ना। तीसरा लिखना है क्या? तो तीसरा तुम लोग लिख सकता है कि औद्योगिक, यहाँ पर लिखना है नगरीकरण एवं उद्योग का विकास। नगरीकरण और उद्योग का, जहाँ जब नगर का विकास होता है, नगर का विकास कैसे होगा? जहाँ जंगल वाला काटना पड़ेगा। और उद्योग का विकास। लेकिन दुयोग ने पूछा है तो दुयोग लिखना है। जितना पूछेगा उतना लिखना, ज़्यादा अपना टटराना ना है। समझ आ गया ना? 2 को पूछा, कितना पूछा। लेकिन जो सबसे मेन कारण था वो क्या था? बिहार में लगातार कृषि भूमि का विकास, ये जन्म सबसे मेन कारण क्या है? बिहार में लगातार कृषि भूमि का विकास। फिर अति पशुचारण, औद्योगिक एवं नगर का विकास, ये सब लिखना है। समझ तो लोग आ गया ना? लगातार जंगल की कटाई, तो जो दिमाग में आएगा लिख देना, ये सब रटना थोड़े है, 2-3 को दिमाग में आ ही जाएगा। समझ आ गया ना? चलो अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है क्या? पूछेगा इन सिटू प्रयास क्या है? इन सिटू प्रयास 8 नंबर में है। इन सिटू प्रयास क्या है? तो पता है इन सिटू क्या है? इन मतलब क्या होता है? अंदर। क्या होता है? समझ आ गया ना? अगर मान लो कि यहाँ ध्यान दे, मान लो कोई जंगली जीव है, ठीक है बंदर, कोई वन जीव है। क्या है? वन जीव है। ठीक है ना? उसको कुछ हो गया, उसको क्या हुआ? कुछ हो गया, मतलब मान लो उसको कोई बीमारी हो गया। ठीक है ना? या उसको संरक्षण प्रदान करना है, तो उसको जहाँ पर वो है ना वहीं पर जाकर सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है ना? जैसे तो मान लो तुम बीमार पड़ गया ना, तुम्हारा घर में आकर डॉक्टर का इलाज कर देगा, तो होगा इन सिटू। क्या होगा? और तुम अगर बाहर जाएगा, कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, डॉक्टर के पास तुम खुद जाएगा, तो हो जाएगा आउट सिटू। क्या हो जाएगा? समझ तो लोग आ गया ना? वो हो जाएगा एक्स सिटू, उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स सिटू। समझ तो लोग आ गया? तो बोल रहा है इन सिटू क्या है? इन सिटू क्या है? तो बोलेगा वन जीवों को उनकी प्राकृतिक आवास में, नहीं जो जहाँ पर था उसी के प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान करना है, या संरक्षित करने का प्रयास करना, इन सिटू कहलाता है। समझ तो लोग आ गया? और एक्स सिटू किसे कहेंगे? तो अगर वहाँ से निकाल के उसको दूसरा जगह जाके रखेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्स सिटू। क्या बोलेंगे? समझ तो लोग आ गया? तो इन सिटू किसे कहेंगे? तो बोलेंगे वन जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों में ही सुरक्षित प्रदान करना, या संरक्षित प्रदान करना इन सिटू कहा जाता है। ठीक है ना? चलो अगला देख। अगला है लौह अयस्क के प्रकार के नामों को लिखे। 7 नंबर में है लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है, इसका नाम को लिखे। लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, इनके नामों को लिखना है। इनके नामों को
तुम लोग फटाक से ना लिख देगा, नहीं लिख पाएगा। लिखना है लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। इसका तुम लोग को हम ट्रिक भी बताए थे, बताए थे ट्रिक तुम लोग को बताए थे महल से, क्या बताए थे? महल से, महल से, मोह से महल से, तो मोह से मैग्नेटाइट, हो से हेमेटाइट, लो से लिमोनाइट और सो से सीडेलाइट, बताए थे ना। तो याद रखना महल से। तो लिखना है क्या, यहाँ पूछ रहा है कि लौह अयस्क के प्रकार का नाम लिखे, तो लिखना है लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है। इस ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव में तो बनबे करेगा, और सब्जेक्टिव आएगा तो आराम से लिख देना है, लिख देगा ना। क्या लिखना है? महल से, क्या लिखना है? महल से, मोह से मैग्नेटाइट, हो से हेमेटाइट, लो से लिमोनाइट और सो से सीडेलाइट। समझ आ गया ना? हो गया। तो बोल रहा है इनके प्रकार के नाम लिखे थे, इतने लिखना है। ऐसे जो फालतू लिख दिया, इतना परसेंट थी इसमें लोहा इतना परसेंट मिलता है, इसे फालतू लिखा हुआ। अगर पूछेगा तब लिखना है, पूछेगा तब लिखना है। समझ आ गया ना? चलो बता देते हैं, लेकिन पूछेगा तब लिखना है। पूछेगा तो तुम लोग को बताया था सबसे अच्छा लोहा कौन होता है? मैग्नेटाइट। क्या होता है? और सबसे घटिया लोहा जो होता है वो लास्ट बोला है। लास्ट वाला कौन था? तो महल से यानी सीडेलाइट। क्या होता है? सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट, सबसे घटिया लोहा सीडेलाइट। और भारत में सर्वाधिक लोहा किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो हेमेटाइट। किससे होता है? उठा फेंकेंगे फट जाएगी। हेमेटाइट किससे प्राप्त होता है? हेमेटाइट, बताए थे ना? आ गया ना? अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटाइट अच्छा लोहा क्यों है? क्योंकि इस मैग्नेटाइट में जो है ना लगभग 50 से 70% क्या तो लोहा पाया जाता है। यानी अयस्क निकाल तो उसमें से 30% लगभग बेकार हो जाएगा और 50 से 60% तुमको लोहा मिलेगा। तो अच्छा है। हेमेटाइट में कितना मिलता है? तो लगभग इसमें लिख दिया 72% लिख दिया है ना, ठीक है 72% उल्टा लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटाइट में जो है ना लगभग 70% से अधिक लोहा मिलता है, 70% से अधिक लोहा मिलता है। हेमेटाइट में जो है 50 से 70% के बीच में मिलता है, 50 से 70% के बीच में लोहा मिलता है, बीच में लोहा मिलता है। तुम लोग को पहले मैग्नेटाइट लिखना है, उसके बाद हेमेटाइट लिखना है। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, समझ आ गया ना? फिर लिमोनाइट जो होता है, लिमोनाइट जो होता है उसमें लगभग 50 से कम, 50 से और 10 से अधिक % लोहा मिलता है। और सीडेलाइट तो घटिया है। सीडेलाइट क्या है? घटिया है, ठीक है ना? सीडेलाइट में इसमें लोहा का मात्रा 28% होता है, 48 ना होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। समझ तो लोग आ गया ना? पूछेगा लोहा का प्रकार कितने प्रकार का होता है? लिखना 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो चारों का नाम लिख देना है। समझ तो लोग आ गया ना? अगला देख, अगला क्या है? लौह एवं अलोह खनिज। लौह एवं अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट। समझ तो लोग आ गया? लौह एवं अलोह खनिज में अंतर स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें, ठीक है? तो लिखना है लौह एवं अलोह खनिज में निम्नलिखित अंतर होता है। निम्नलिखित अंतर, एक तरफ लिखना है लौह, एक तरफ लिखना है अलोह। समझ आ गया ना? विचार देना है चिन्ह, विचार देना है चिन्ह। लौह खनिज किसे कहेंगे? तो वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाएगा, जिसमें लोहा का अंश पाया उसे लौह खनिज बोलते हैं। और जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है उसे अलोह खनिज कहते हैं। पहला अंतर क्या होगा? लिखना लौह खनिज में क्या लिखना है? कि लिखना वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है उसे लौह खनिज कहते हैं। इसमें क्या लिखना है? वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता उसे अलोह खनिज कहा जाता है। तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन लौह खनिज है या निम्नलिखित में कौन अलोह खनिज है। समझ तुम लोग आ गया? तो लौह खनिज में याद रखना कौन है? जितना भी धातु अधिकतर है ना सब क्या है? लोह। क्या है? ऐसा लिख देना है। क्या लिख देना है? 3 को तुम लोग को याद रखना, लोहा कोबाल्ट निकेल, याद रखना लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल, ये क्या है? लौह खनिज। क्या है? और टंगस्टन और मैग्नीज। देखिए 3 को याद रखना, लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल टंगस्टन मैग्नीज, लोहा कोबाल्ट निकेल टंगस्टन मैग्नीज, ये क्या है? ये है लौह खनिज। क्या है? और इसके अलावा कुछ भी लिखेंगे तो बोल देना लोह। क्या बोल देना है? जैसे यहाँ पर मान लो जैसे लिख दिया सोना, चांदी, शीशा, तांबा, अबरक, ये सब क्या है? अलोह। क्या है? अलोह खनिज, यानी इसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता है, ठीक है ना? लोहा कोबाल्ट निकल ले जाएगा चुंबक के सामने तो सट जाएगा। क्या होगा? यानी उसमें लोहा का अंश है। लोहा का क्या है? देखिए सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, शीशा हो गया, अबरक हो गया, इसे लोहा सामने ले जाएगा तो चुंबक के सामने ले जाएगा तो नहीं सटेगा क्योंकि उसमें लोहा का अंश नहीं है। समझ आ गया? तो हो गया अलोह, हो गया, समझ गया? तो लोह और अलोह में पहला अंतर समझ गया ना? हाँ, लौह खनिज जो होता है तो लोहा जो देखना, जो लोहा का जो अंश पाया जाएगा जिसमें वो मट मैला होता है, मैल की तरह होता है ना, होता है। लोहा जरा चमकता है कि नहीं चमकता है? तो लिखना है यह मट मैला होता है। क्या होता है? यानी लोह में बता रहे हैं, किससे बता रहे हैं? लोह में। तो लोह में लिखना है क्या? यह मट मैला होता है, यह मट मैला होता है। और जो अलोह खनिज होगा जैसे सोना, चांदी, ठीक है ना, तांबा, ये सब क्या है? इसमें का विभिन्न प्रकार का रंग होता है। क्या होता है? तो लिखना है यह अनेक रंग का होता है। यह क्या होता है? अलोह खनिज अनेक रंग का होता है, अनेक रंग का होता है ना, होता है। फिर अगला अंतर लिखना चाहेगा तो जो लौह खनिज होता है, जो लौह खनिज होता है वो रबेदार चट्टान से बना होता है। कैसे बना होता है? रबेदार चट्टान का बना होता है, रबेदार चट्टान का
बना होता है। जो अवरोह खनिज होता है ना, वह बहुत प्रकार के चट्टान का बना होता है, एगो चट्टान ना होता है उसमें। यह विभिन्न प्रकार के चट्टानों से बना होता है। लिख देगा आराम से। फिर हम एक बार बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? लोह एवं अलोह खनिज में अंतर लिखना है। क्या? लोह एवं अलोह खनिज में निम्नलिखित अंतर होता है। इधर लोह लिखना है, इधर अलोह लिखना है। लोह पहला क्या लिखना है? वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश पाया जाता हो उसे लोह खनिज कहा जाता है। वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं पाया जाता हो उसे अलोह खनिज कहा जाता है। लोह खनिज में एग्जाम्पल देना है, लोहा, कोबाल्ट, निकल, टंगस्टन, मैग्नीज। अलोह में एग्जाम्पल देना है, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, शीशा, अवरक। समझ आ गया ना? फिर अगला अंतर लिखना है कि लोह खनिज जो होता है वो लगभग मटमैला होता है। क्या होता है? यानी मट्टी के सन होगा ना। और अलोह खनिज जो होता है वो विभिन्न प्रकार के रंग का होता है। विभिन्न प्रकार के रंग का, सोना का अलग रंग, तो चांदी का अलग रंग, तांबा का अलग रंग, एल्युमिनियम का अलग रंग ना होता है, शीशा का अलग, तो अवरक का अलग होता है ना। तो अनेक रंग का होता है, अनेक रंग का होता है। फिर क्या लिखना है? फिर लिखना है लोह खनिज जो होता है वो रवेदार चट्टानों का बना होता है। अलोह खनिज जो होता है वो विभिन्न प्रकार के चट्टान, यानी अलग अलग चट्टान होता है। क्या होता है? सोना का अलग चट्टान, तो चांदी का अलग, शीशा का अलग, अवरक का अलग। समझ आ गया ना? तो यह विभिन्न प्रकार के चट्टान का बना होता है। लिख देगा, लिखेगा रे। उसी प्रकार तुम लोग को पूछेगा, एक तो पूछता है, इसमें नहीं दिया हुआ है, पूछता है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या अंतर है ना, पूछता है। तो बोलेंगे वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश पाया जाता हो उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और वैसा खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता हो उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। समझ आ गया ना? धात्विक खनिज क्या होगा? जितना भी धातु है सब क्या है? धात्विक। क्या है? जितना भी धातु है सब क्या है? धात्विक। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, टंगस्टन हो गया, मैग्नीज हो गया, सब धातु है। जितना भी धातु क्या है? धात्विक। क्या है? समझ आ गया ना? और जितना भी अधातु है वो क्या है? अधात्विक। क्या हो गया? अधात्विक खनिज हो जाएगा। अधात्विक खनिज समझ तो लोग आ गया। जैसे बोलेंगे कोयला, क्या बोलेंगे? कोयला हो गया, ठीक है ना, अवरक हो गया, पाराइट्स हो गया। पाराइट्स क्या है? अधात्विक। क्या है? पाराइट्स क्या? और धात्विक। समझ आ गया ना? तो लिख देगा अंतर। तो पूछेगा धात्विक और धात्विक खनिज में अंतर लिखे, तो लिखना है जिसमें धातु का अंश पाया जाता। धात्विक बोल दिए, धात्विक बोल दिए ना, हाँ धात्विक क्या बोल रहा है। चलो, जिसमें धातु का अंश पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है, और जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। जैसे लिख लेना है, क्या धातु का नाम लिख दे, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकल, टंगस्टन, मैग्नीज, सब क्या है? धात्विक। क्या है? समझ आ गया ना? और धात्विक में लिख देना, क्या लिख देना? अवरक लिख देना है, ठीक है ना, पाराइट्स लिख देना है, कोयला लिख देना है, ग्रेफाइट लिख देना है। ये सब क्या है? ये सब है वो धात्विक। पाराइट्स याद रखना, डायरेक्ट पूछता है पाराइट्स कैसा खनिज है, तो धात्विक खनिज, ठीक है ना। चलो अगला जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा तुम लोग को बताए थे, चलो बताते हैं। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? ये तो तुम लोग अपने लिख देगा, नहीं लिख दे पाएगा। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो सौर ऊर्जा का उत्पादन क्या होता है? सोलर प्लेट के द्वारा, सोलर प्लेट के द्वारा होता है। ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट ना है। चलो अगला देख क्या है। अगला है क्या? कोयला के विभिन्न प्रकार के नाम लिखें। जैसे बताया था ना अभी, लोहा के विभिन्न प्रकार के नाम बताए थे कि लोहा 4 प्रकार का होता है। महल, मो से मैग्नेटाइट, हो से हेमेटाइट, लो से लिमेनाइट, सो से सिडिलाइट बताए थे ना। यहाँ बोल रहा है कि कोयला के प्रमुख प्रकार के नाम लिखे, कोयला के प्रमुख प्रकार के नाम लिखे। तो लिखना है कोयला का 4 प्रमुख प्रकार होता है, 4 प्रमुख प्रकार होता है। इसका ट्रिक तुम लोग को बताए थे, इसका ट्रिक क्या बताए थे? इसका ट्रिक तुम लोग को बताए थे, ए बे ले पी, ए बे ले पी। ए से एंथ्रासाइट्स, बे से बिटुमिनस, ले से लिग्नाइट, और पी से पिट कोयला बताए थे ना। और बताए थे तुम लोग को सबसे अच्छा जो कोयला है वो है एंथ्रासाइट। सबसे घटिया जो कोयला है वो लास्ट वाला जो पिटा रहा है, यानी पिट कोयला, जो पिटा रहा है यानी पिट कोयला। फिर तुम लोग को बताए थे कि सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला जो 2 नंबर वाला यानी बिटुमिनस बताए थे ना। और जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगा वो उतना अच्छा कोयला होगा, समझ रहा है? क्योंकि कार्बन जलने का काम करता है, कार्बन जलने का काम। तो लिखना सबसे अच्छा कोयला कौन हो गया? एंथ्रासाइट। सबसे घटिया कोयला कौन हो गया? पिट कोयला। तो बताओ तुम लोग, कार्बन की मात्रा सर्वाधिक किस में होगा? एंथ्रासाइट में। कार्बन की मात्रा सर्वाधिक कम किस में होगा? बिटुमिनस में ना होगा। अब तुम लोग को क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में क्या कि कोयला के लिए कौन कौन फेमस है? झरिया कौन हो गया? झरिया कहाँ पर? झारखंड। कहाँ पर है? और ये कोयला के लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है, बताए थे ना। फिर तुम लोग को बताए थे क्या? तो फिर तुम लोग को बताए थे कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज ये भी कोयला के लिए फेमस है, बताए थे ना, नहीं बताए थे। और फिर तुम लोग को बताए थे बोकारो भी ये कोयला के लिए फेमस है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में एक जगह है सिंगोली, वो भी कोयला के लिए फेमस है। लेकिन जमशेदपुर किसके लिए फेमस है? जमशेदपुर लोहा के लिए फेमस है। लोहा एवं इस्पात संयंत्र नहीं बताए थे, ले रह जाएगा। तो लिख दे, कोयला बारे में लिख देगा ना, कोई दिक्कत है? चलो अगला जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं।
ये तो बता चुके हैं नदी घाटी परियोजना के बहुउद्देश्य क्यों कहा जाता है, पूरा अच्छा बताए थे ना बताए थे। नदी घाटी परियोजना का बहुउद्देश्य क्यों कहा जाता है, तो हम बताए थे क्योंकि नदी घाटी परियोजना से एक साथ बहुत सारा उद्देश्य का पूर्ति किया जाता है, इसलिए नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। जैसे मैं बताए थे तुम लोग क्या, जैसे बताए थे क्या, बाढ़ का नियंत्रण ना बताए थे, बाढ़ का नियंत्रण बताए थे ना, बिजली का उत्पादन बताए थे, बाढ़ का नियंत्रण, बिजली का उत्पादन बताए थे, मत्स्य पालन, नहरों के द्वारा सिंचाई का प्रबंधन, यातायात का सुविधा, पर्यटन का विकास नहीं बताए थे। तो हो ही गया था ना, हो गया था, तो आराम से लिख देगा ना। चलो अगला, बोल रहा है 9 नंबर में देख, पूरा पारंपरिक और गैर पारंपरिक ना मारना है। तो पारंपरिक मतलब क्या बताए थे, नवीकरणीय नवीकरणीय बताए थे ना, और गैर पारंपरिक मतलब क्या बताए थे, नवीकरणीय। तो वही बोला उसको उदाहरण दो, तो इसको कितना बार तुम लोग बता दिए, उदाहरण नहीं दे पाएगा। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्या है, पारंपरिक है, यानी और नवीकरणीय। और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सब जो है ये क्या है, गैर परंपरागत यानी नवीकरणीय। समझ में लगा गया ना, नाम में कन्फ्यूज ना होना है, नाम में कन्फ्यूज। नवीकरणीय बोलेंगे तो गैर परंपरागत, और ओ नवीकरणीय बोलेंगे तो परंपरागत। समझ तो लोग आ गया ना। तो बोलेगा 3 को एग्जाम्पल देना नहीं पाएगा, कितना तुम लोग एग्जाम्पल तो बोलते रहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय यानी परंपरागत, और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय यानी गैर परंपरागत। समझ आ गया ना। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखो ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि भारत का सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है, रोपण फसल कौन सी है। तो रोपण मतलब समय उसमें दिया था, ऑप्शन में दिया था धान, क्या दिया था, और सब लोग धान मार के निकल गया, सबका गलत हुआ। क्या हुआ, सोचता था क्या कि धान को रोपते हैं ना, रोपण फसल मतलब रोपना ना होता, रोपण फसल मतलब होता है वैसा फसल, वैसा जिसको एक बार लगा दिए, अब बहुते बार फायदा उठा रहे हैं। समझ आ गया ना, उसको बोलते हैं रोपण। क्या बोलते हैं, रोपण। समझ तुम लोग आया, हाँ क्या बोलते हैं, रोपण। क्या बोलते हैं, रोपण। जैसे मान लो तुम लोग गन्ना लगाता है ना, गन्ना, तो गन्ना जब हम लोग लगाते हैं, जिसको ईख बोलते हैं, जिसको केतारी बोलते हैं, उसको लगाने पर क्या होता है, एक बार काट लेगा तो फिर हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो उसको हो गया रोपण। क्या हो गया, रोपण। चाय पत्ती का पौधा लगा दे, पतैया तोड़, फिर पतैया होगा, फिर पतैया तोड़ ले, फिर पतैया होगा, तो एक से अधिक बार फायदा हो रहा है ना, क्या रोपण। क्या है, कॉफ़ी पौधा और लगा दे, तो कॉफ़ी का क्या है, बीजवा तोड़ ले, फिर बीज हो जाएगा, फिर बीज तोड़, फिर बीज होगा, तो एक से अधिक पौधा लगा रहा है ना, एक से अधिक बार फायदा उठा रहा है ना, इसलिए रोपण। क्या है, रबर के पौधा, तो रबर से क्या है, रबड़ा निकाल, फिर रबर वहाँ पर भर जाएगा, फिर निकाल लेना है, तो एक से अधिक बार हो गया ना, ठीक है, रोपण। क्या है, तो पूछा गन्ना, कॉफ़ी, जिसको कहवा बोलते हैं, तो गन्ना, कॉफ़ी, कहवा, रबर, ठीक है ना, और क्या बताए थे, चाय, ये सब क्या है, रोपण फसल। क्या है, समझ तुमको आ गया ना। चलो अगला क्या है, अगला बोल रहा है भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। 5 प्रमुख विशेषता को, यानी भारतीय कृषि का 5 जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में लिखना है, उसके बारे में लिखना है। समझ तुमको आ गया। तो भारतीय कृषि की प्रमुख 5 विशेषता का लिखना है, तो लिखना है यहाँ डाल। तो भारतीय कृषि यहाँ डाल बंदर, भारतीय कृषि का क्या करना है, 5 प्रमुख विशेषता लिखना है, रटना थोड़ा है, अपने सोचना है कि भारतीय कृषि का विशेषता क्या है, भारतीय कृषि का विशेषता क्या है, लिखना है। तो लिखना है क्या, भारतीय कृषि जो है ये क्या है, तो भारतीय कृषि जो है आर्थिक जीवन का चक्र है ना, तो है तो लिखना है कि भारतीय कृषि का 2/3 भाग, क्या लिखना है, भारत में लगभग 2/3 लोग कृषि कार्य में लगा है। क्या लिख देना है, भारत में लगभग 2/3 लोग कृषि क्षेत्र में लगा है, कृषि क्षेत्र में लगा है। दूसरा क्या लिखना है कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। समझ तो आ गया ना, रीढ़ मतलब समझ रहा है, रीढ़ का हड्डियाँ टूट जाएगा तो उठ पाएगा, उसका कृषि क्या है, अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, अर्थव्यवस्था का। तो दूसरा क्या लिखना है, दूसरा लिखना है कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, अर्थव्यवस्था का। क्या पहले लिखना है कि क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखो। तो लिखना है भारतीय कृषि का निम्नलिखित प्रमुख 5 विशेषता है, 5 विशेषता है। पहला क्या लिखना है, यहाँ का लगभग 2/3 लोग कृषि कार्य में लगा है, कृषि कार्य में लगा है, लिख देगा ना। फिर लिखेगा भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का। या लिख देना क्या, या लिख देना भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत राज्य है, राज्य ने बिहार ने लिखेंगे तो राज्य ले रह जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्या है, देश है। समझ आ गया ना। फिर अगला लिखना है क्या, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान,
कृषि का योगदान अहम है, अहम लिख देना, क्योंकि कम में है लेकिन अहम है, कम में है लेकिन क्या है, अहम है। तो भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है, अहम है, क्या है, अहम है। फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है कि भारतीय कृषि के बारे में और क्या लिखना है, तो लिखना है यह सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, ना करता है, रोजगार बहुत ज़्यादा है लेकिन आमदनी बहुत कम है, ना है, ना है। अगर आमदनी बहुत ज़्यादा रहता तो सब लोग खेती नहीं करता, अंबानी अडानी सब आया था खेत करने, नहीं आता। तो क्या है, तो यह रोजगार, इसमें रोजगार अथी या सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, ठीक है ना। और लिखना है, और क्या लिखना है, इससे उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है, कच्चा माल प्राप्त होता है, कच्चा माल प्राप्त होता है, ठीक है ना, लिख देगा। और लिखना है क्या, यहाँ का जलवायु मिट्टी एवं धरातल की विविधता के यहाँ पर लिखना है, यहाँ का जलवायु मिट्टी एवं, यहाँ लिखना है जलवायु हटा, क्योंकि कृषि बारे में लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार का मिट्टी पाया, लिख देगा। तो क्या बोला था, भारतीय कृषि के 5 प्रमुख विशेषता को लिखे। पहला विशेषता क्या लिखना है, लिखना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत का कृषि अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, लिख देगा। फिर लिख देना है, क्या लिख देना है, यहाँ विभिन्न प्रकार का कृषि होता है, विभिन्न प्रकार का कृषि होता है, यहाँ विभिन्न प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, मिट्टी पाया जाता है, उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, भारत का कृषि उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है, कच्चा माल प्रदान करता है, यह सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, लिख देगा। फिर लिखेगा राष्ट्रीय आय में इसका अहम योगदान है, लिख देगा ना। तो लोग हम कितने बता दिए, 5 को लिखना है, कितना लिखना है, 5 को, समझ आएगा। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्या, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। देख हरित क्रांति क्या है पता है, तो पहले जो है भारत में जो है ना, यहाँ समझ अगर यहाँ ध्यान दे, पहले जो है भारत में जो है ना फसल का उत्पादन, यानी जो है फसल का जो उत्पादन होता था चावल और गेहूं का बहुत कम होता था, बहुत कम होता था, इतना कम होता था ना कि भारत के लोगों को चावल और गेहूं को दूसरा देश से खरीदना पड़ता था, यानी भारत में खुद जो है इतना ज़मीन रहते हुए भी चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता, चावल गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता था, क्यों नहीं कर पाता था, क्योंकि पुराना तरह से खेती करता था, ना तो कृषि का अच्छा बीज का प्रयोग करता था, ना तो फर्टिलाइजर यानी जो उर्वरक छिड़ते हैं यूरिया DAP ने तो उसका प्रयोग करता था, ऐसे खाली लगा देता था, ठीक है ना। तो भारत में पहले क्या था, भारत जो है पहले फसल के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था, ठीक है ना। और चावल यानी फसल को, चावल और गेहूं को दूसरा देश से मंगवाना पड़ता था, लेकिन अभी जो भारत इतना उत्पादन करता है चावल और गेहूं का कि 1-2 साल उत्पादन नहीं होगा तब इतना रखा हुआ है कि सबका पूरा हो जाएगा, समझ आ गया ना। और अभी दूसरा देश को भेजता है, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ हरित क्रांति के कारण, समझ तो आ गया ना। 1971 के आसपास, हाँ 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था तो उसमें भारत में भुखमरी आरंभ हो गया, क्योंकि इतना चावल और गेहूं का उत्पादन ना होता था, ठीक है ना, ठीक है। तो उस चावल का उत्पादन उतना ज़्यादा ना होता था, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ था, उसके कारण जो भारत मांगा था अमेरिका से मदद कि चावल और गेहूँ पहुँचा दो, तो अमेरिका क्या कहता था, पहले देने के लिए मना कर दिया था, लेकिन बाद में क्या कहता, वहाँ जो सूरा खिलाता है ना चावल उला भेज दिया भारत। तब फिर उस समय अति प्रधानमंत्री था लाल बहादुर शास्त्री, और उसी के प्रयास से एम एस स्वामीनाथन क्या कहता है, हरित क्रांति भारत में लाया था 1967 में, कब लाया था, 1967 में लाया था। और उससे फिर क्या हुआ, जब अब इतना चावल का उत्पादन होने लगा, गेहूं का उत्पादन होने लगा कि सब देश को बांट देते हैं, क्या करते हैं, अभी अफगानिस्तान को फ्री में दे रहे हैं, कितना टन पता है, 50,000 टन चावल दे रहे हैं अफगानिस्तान को, वहाँ पर भुखमरी फैला है इसलिए दे रहा है फ्री में। तो बोल रहा है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो लिखना है डायरेक्ट पूछेगा हरित क्रांति कब आया था, 1966 और 67 में, दोनों ऑप्शन मान रहेगा, 66-67, तो माना 1966-67, क्या मानना है, 66-67। और दशक पूछेगा तो 60 और 70 के बीच में हो गया ना हुआ, तो दशक पूछेगा तो बोला 1960 और 70, लेकिन पूछेगा कब, तो 1966 और 67, समझ तो आ गया ना। तो लिखना है पूछेगा हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति से आप क्या, तो लिखना है क्या, लिखना है 1960 और 70 के दशक में
1960 एवं 70 के दशक में 1960 एवं 70 के दशक में एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखना ऑब्जेक्टिव में भी आता है, एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयास से कृषि में सुधार के लिए एक विशेष पैकेज लाया गया जिसके अंतर्गत गेहूं का उत्पादन बढ़ाना था। इसके लिए उन्नत किस्म का बीज, अरे बीज अच्छा रहेगा तो ना अच्छा होगा, उन्नत किस्म का बीज का उपयोग, ठीक है ना, और उन्नत किस्म का रासायनिक उर्वरक का प्रयोग, ठीक है ना, फिर सिंचाई का प्रबंध तथा भंडारण का प्रबंध किया गया, जिससे गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। इसी क्रांति को हरित क्रांति कहा जाता है। लिख देगा रे, क्या लिखेगा 1960-70 के दशक में कृषि में सुधार के लिए, ठीक है ना, 1960-70 के दशक में एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयास से कृषि में सुधार के लिए एक विशेष पैकेज लाया गया जिसके अंतर्गत उन्नत किस्म का बीज का प्रयोग करना, दूसरा लिखना है उन्नत किस्म का रासायनिक उर्वरक यूरिया, DAP, पोटास, समय आ रहा है, पहले ना होता था लेकिन उसी समय देने लगा, तो उन्नत किस्म का रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना, सिंचाई का साधन का विकास करना। अब ज़रा उपज जाएगा तो क्या करना, उसको भंडारण की जगह चाहिए ना, तो भंडारण हेतु स्थान उपलब्ध कराना शामिल था। इससे गेहूं के उत्पादन कई गुना बढ़ गया। इस प्रकार कृषि में एक क्रांति हुआ जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। लिख देगा, इतने लिखना, ज़्यादा बढ़ाना है, समझ तो लोग आ गया। अगला बोल रहा है क्या, अगला जो है क्या है, अगला चलो यहाँ पहुँचो, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। सार्वजनिक मतलब सरकारी, सार्वजनिक मतलब सरकारी, यानी जिस पर सरकार का नियंत्रण ज़्यादा हो, उसे बोलते हैं सार्वजनिक, क्या बोलते हैं, और जिस पर प्राइवेट कंपनी का नियंत्रण ज़्यादा हो उसे बोलते हैं निजी, क्या बोलते हैं। तो बोल रहा है क्या, सार्वजनिक और निजी, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, हम ध्यान दो, ऑब्जेक्टिव इससे डायरेक्ट बनता है, ठीक है, बहुत बार बना है, बनेगा भी। तो सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर क्या है, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर, तो लिखना है वैसा उद्योग जिस पर नियंत्रण सरकार का हो उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। सार्वजनिक उद्योग में क्या आएगा, तो आएगा क्या लो इस्पात कारखाना आएगा, जैसे आएगा तुम्हारा क्या, तो आएगा क्या दुर्गापुर लो इस्पात संयंत्र, जो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल में लिख देना, जैसे दुर्गापुर, क्या लिखना है, दुर्गापुर लो इस्पात संयंत्र, ठीक है ना। दूसरा क्या, राउरकेला इस्पात संयंत्र, लो इस्पात संयंत्र, जो कहाँ पर है, उड़ीसा में। और लिखना है एग्जाम्पल में, तो और लिख सकता है क्या, भिलाई लो इस्पात संयंत्र, जो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर है। और लिखना चाहता है तो लिख सकता है क्या, बोकारो लो इस्पात संयंत्र, जो कहाँ पर, झारखंड में। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बनता है ना, तो इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है। ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, और निजी किसे बोलेंगे, तो बोलेंगे वैसा उद्योग जिस पर अधिकार निजी कंपनी का हो, निजी मतलब प्राइवेट, निजी कंपनी का हो, जिस पर नियंत्रण निजी कंपनी का हो उसे निजी उद्योग कहा जाता है। जैसे लिखना है क्या, टिस्को, क्या लिखना है, टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और यह भारत का सबसे पुराना, सबसे पहला लौह इस्पात संयंत्र कारखाना है, पता है ना। हाँ, तो लिखना है टिस्को, क्या लिखना है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, समझ तुम क्या गया ना। उस प्रकार तुम लोग को क्या है, रिलायंस, अभी रिलायंस नहीं चलाता है, जियो जो हो गया, अब तो रिलायंस खत्म करके क्या कर दिया, जियो, क्या कर दिया, तो जियो क्या है, प्राइवेट है, एयरटेल क्या है, प्राइवेट है, वोडा क्या है, प्राइवेट है, टिस्को क्या है, प्राइवेट है, इसको क्या है, प्राइवेट है, समझ तुम लोग क्या गया ना, टिस्को, इसको समझ आ गया। आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, समझ तुम लोग आ गया। चलो अगला,
डायरेक्ट उनको इस तरह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सरकार सार्वजनिक है, तो लिख देगा ना दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, और दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, ये सब क्या है, सब सार्वजनिक क्या है। और लिख देगा क्या, टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस, जियो, ठीक है ना, इसको, ये सब क्या है, सब है मेरा क्या प्राइवेट क्या है यानी निजी क्या है। अगला क्या है, अगला इंपॉर्टेंट है क्या, अगला है लोहा एवं इस्पात उद्योग को, इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता, क्योंकि देखो कोई भी उद्योग तुमको बनाना है, कोई भी उद्योग तुम लोग को देखना, उसमें खाली लोहा यूज होता है ना, होता है लोहा के बिना, लोहा के तुम अपना के वो घरों न बना सकता है, घर बना सकता है, छड़ों क्या है, लोहा क्या है, एकदम छड़ा नहीं बिछाता है ढलैया करने के लिए, तो लोहा क्या है, कोई भी तुम लोग को उद्योग अगर खोलना है तो लोहा एकदम क्या है, जरूरी है क्या है, लोहा के बिना तुम कुछ भी कल्पना नहीं कर सकता है। तो वही बोल रहा है लोहा क्या है, बेसिक क्या है, बेसिक ढांचा है। तो वही बोल रहा है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग क्यों कहा जाता है, बुनियादी उद्योग क्यों कहा जाता है, या बोलेगा कि लोहा इस्पात उद्योग को उद्योग का जननी क्यों कहा जाता है, उद्योग का जननी क्यों कहा जाता है, यानी जब तक लोहा नहीं रहेगा जानवर उठा पड़ेगा फट जाएगा। ध्यान देना, दांत निकाल रहा है ले लेसन, बोल के लगता है ये बच्चा नहीं देखा जानवर ऐसा कर रहा है, अब तो डाटा टोर होश में आ जाएगी, पढ़ना लिखना तो है ना। चल यहाँ ध्यान दे, क्या बोल रहे हैं, दे जरा दांत निकल रहा है, क्या इधर इधर बोल के सब गधे जोर हुआ भैंस का सब। चलिए ध्यान दे, लोह एवं इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग क्यों कहते हैं, या बोलेगा लोह एवं इस्पात उद्योग को उद्योग का जननी क्यों कहता है, उद्योग का जननी क्योंकि उसके बिना कल्पना कर सकते हैं। तो लिखना है इसमें, ठीक है लिखल है, लोह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहते हैं कि अन्य उद्योग के लिए, अन्य उद्योग के लिए कुछ भी बनाना हो, चाहे मशीन बनाना हो या उसका कल पुर्जा बनाना हो, नट वोल्ट जो बनाना हो, कल पुर्जा बनाना हो, या परिवहन के विभिन्न साधन बनाना हो, परिवहन में तो समझ रहा है ना, गाड़ी घोड़ा मोटर कार जहाज वाय पटरी उटरी सब ना होता है। तो परिवहन के विभिन्न साधन के लिए मोटर गाड़ियाँ का निर्माण करना हो, इंजन का निर्माण करना हो, कृषि के विभिन्न यंत्र का निर्माण करना, यानी कुछों का भी निर्माण करना, कुछों का भी निर्माण करना, उसमें लोहा जरूरी होता है ना। इसलिए लोहा एवं इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग कहा जाता है या उद्योग का जननी कहा जाता है, लिख देगा। तो यही लिख देना है, क्या लिखना है, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग या उद्योग का जननी क्यों कहा जाता है, लिखना लोहा एवं इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अन्य उद्योग के लिए मशीनें, कल पुर्जे, परिवहन के विभिन्न साधनों के लिए मोटर गाड़ी, इंजन, ठीक है ना, कृषि के विभिन्न यंत्र आदि का निर्माण किया जाता है। इसलिए इसे लोह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग या उद्योग का जननी कहा जाता है। समझ तो लोग आ गया। अगला देख, अगला क्या है, वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं को लिखे, परिवहन संचार एवं व्यापार में पहुंच जा। क्वेश्चन नंबर 1, वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं को लिखे, प्रमुख विशेषताएं को लिखे, यानी बोल रहा है वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं को। अच्छा, वायु परिवहन की विशेषता क्या है, अरे वायु परिवहन का विशेषता क्या है, तो ये क्या है, सबसे चाहे वो हम स्थल परिवहन की बात करें या जल परिवहन की बात करें या वायु परिवहन की बात करें, सबसे ज़्यादा स्पीड को चलता है, वायु चलता है। तो लिखना है यह परिवहन का सबसे तीव्र साधन है, सबसे तीव्र ना है तीव्र साधन। तो विशेषता लिखना है कि वायु परिवहन का निम्नलिखित विशेषताएं हैं, निम्नलिखित विशेषताएं हैं, लिख देगा और लिखेगा यह परिवहन का सबसे तीव्र साधन है, तीव्र साधन है। आप देखो इसके लिए रोड बनाना पड़ता है कि बनाना पड़ता है ना, रोड बनाना पड़ता है, जरा उड़ पूरा आसमान खुल रहा है ना। तो क्या लिखना है इसके लिए, लिखना है इसके अंतर्गत किसी प्रकार का किसी विशेष मार्ग का निर्माण जरूरी ना है, मार्ग का निर्माण जरूरी लगाना पड़ता है क्या, तो लिखना है इसके अंतर्गत मार्ग निर्माण नहीं करना पड़ता है, मार्ग निर्माण नहीं करना पड़ता है, जहाँ उड़ना है उड़, जहाँ उड़ना है उड़। और क्या हो जाएगा इसके रख रखाव में, यानी अब जब मार्गे नहीं बनाया है, जैसे रोडवा बनता है तो उसके रख रखाव होता है, टूट जाता है फूट जाता है तो बनाना पड़ता है, तो इसके रख रखाव में खर्च इस रख रखाव का खर्च इसमें नहीं होता है, रख रखाव का खर्च इसमें होता है क्या, नहीं होता है। रोड जब बनने की तरह रख रखाव कहाँ करना है, इसमें रख रखाव का खर्च नहीं होता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का मुख्य साधन है। अगर तुमको दूसरा देश में जाना है तो किससे जाएगा, गड़िया से, बेलगड़िया से आएगा, नहीं जाएगा। तो सबसे मेन क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का सबसे जो मेन साधन है वो क्या है, वायु परिवहन। क्या है, वायु परिवहन है, क्या है, ठीक है ना। और ये आम आदमी के लिए सुलभ है क्या, आम आदमी जैसे तुम आराम से समझ रहा है ना, गरीब लोग जो है
जैसे किसान हो गया, मजदूर हो गया, ये सब चाहेगा हम जहाँ पर बैठेंगे बैठ पाएगा जल्दी। तो ये आम आदमी के लिए सुलभ नहीं है। ये क्या है विशेषता, क्या है, क्या लिखना है, लिखना है वायु परिवहन की निम्नलिखित विशेषता है। वायु परिवहन की निम्नलिखित विशेषता है, लिखना है यह परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। परिवहन का सबसे तीव्र साधन है। दूसरा लिखना है कि इसके अंतर्गत मार्ग का निर्माण नहीं होता है। मार्ग का निर्माण नहीं होता है। इसके रख रखाव में कोई खर्चा नहीं होता है, कोई खर्चा नहीं होता है, लिख देगा। फिर क्या लिखेगा, फिर लिखेगा क्या, यह अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का साधन है। यानी एक देश से दूसरा देश जाना है तो ये अच्छा है ना। यह अंतर्राष्ट्रीय परिवहन का साधन है। यह आम लोगों के लिए सुलभ नहीं है। बस विशेषता हो गया, क्या हो गया, समझ तो लोग आया। अगला इंपॉर्टेंट क्या है, अगला इंपॉर्टेंट है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में लिखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में लिखिए, ठीक है ना। देखो भारत में जो है ना 5 गो आंतरिक जलमार्ग है। अभी बहुत विकास हो रहा है, लेकिन 5 गो है। कितना है, 5 गो है। इस ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो बोल रहा है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में लिखिए। तो लिखना है कि भारत का निम्नलिखित 4 प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग है। ऐसा तो बहुत है, लेकिन लिखना है 4 के बारे में। कितना बारे में लिखना है, समझ तुम लोग आ गया अंदर है तो बहुत है, लेकिन लिखना कितना है, 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6, तो भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में लिखे हैं। तो लिखना है भारत के प्रमुख 4 राष्ट्रीय राजमार्ग है। 4 राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है ना। लिखना है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर यानी नेशनल वाटर वे 1। इसका इंग्लिश क्या हुआ, नेशनल वाटर वे 1। तो लिखना है NW1 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1। लिखना है यह इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। इलाहाबाद है यूपी में और हल्दिया है पश्चिम बंगाल में, समझ आ गया ना। तो लिखना है यह इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है और यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग है, समझ तो आ गया ना। दूसरा लिखना है NW2 यानी राष्ट्रीय जल मार्ग 2, राष्ट्रीय जल मार्ग 2। इसके बारे में लिखना है क्या, यह सदिया को धुबरी से जोड़ता है, सदिया को धुबरी से जोड़ता है। और ये दोनों कहाँ है, ये दोनों है असम में। कहाँ पर है, और यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। कौन नदी पर है, जो पहला बताया था वो था गंगा नदी पर। कौन नदी पर था, और यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। किस पर है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। तीसरा लिखना है NW3 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 3। इसका लिखना है क्या, या कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। कहाँ तक है, कोट्टापुरम तक। तो लिखना है कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। ये कहाँ है, केरल में। कहाँ पर है, फिर लिखना है नेशनल वाटरवे 4, नेशनल वाटरवे 4। ये लिखना है कि यह काकीनाडा से मरकक्का नाम तक है। कहाँ तक है, काकी, यहाँ ना लिखा होगा, ना लिखा होगा, यहाँ ना लिखल है। तो लिखना है या काकीनाडा से मरकक्का नाम तक है। कहाँ तक है, यहाँ ना लिखा हुआ है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं वही लिखना है। क्या लिखना है, या काकीनाडा से मरकक्का नाम तक है। समझ आ गया, बस इतना लिखना है, आगे समझ रहे। तो NW1 कहाँ से, इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी पर सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग, सबसे लंबा जल मार्ग। दूसरा NW2 कहाँ, सदिया से धुबरी तक। कहाँ पर, असम में, ब्रह्मपुत्रा नदी पर। NW3 कहाँ, कोल्लम से कोट्टापुरम, कोल्लम से कोट्टापुरम। कहाँ पर, केरल में। और NW4 कहाँ, तो काकीनाडा से मरकक्का नाम तक। समझ तो लोग आ गया। चलो अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में लिखा तो लिख लेगा, नहीं लिखेगा। स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में तो लोगों को कितना बताए थे, ना बताते। स्वर्णिम चतुर्भुज ना बताए थे, क्या बताए थे, यह एक सड़क मार्ग है, यह एक सड़क मार्ग है। यह दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से, चेन्नई को कलकत्ता से, कलकत्ता को मुंबई को जोड़ता है और एक चतुर्भुज का निर्माण करता है, चतुर्भुज का निर्माण करता है। इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है, जो एक सड़क मार्ग है। क्या है, सड़क मार्ग है। इसके बारे में तो बता चुके हैं, काफ़ी बार ना बता चुके हैं। चलो अगला देखो, अगला जो इम्पोर्टेंट है, अगला है, बोल रहा है कि धान की फसल के लिए बोल रहा है ना। जो धान की फसल के जो भौगोलिक दशा है ना, ये तुम लोग को बताएंगे। यहाँ बिहार में बोल दिया, क्या बोल दिया है, लेकिन बिहार में नहीं पूछता। डायरेक्ट तुम लोग पूछेगा कि धान के फसल के लिए भौगोलिक दशा क्या क्या है। भौगोलिक दशा ऐसा पूछा, गेहूँ के फसल के लिए भौगोलिक दशा क्या है। भौगोलिक दशा मतलब समझ रहे तुम लोग। भौगोलिक दशा मतलब हुआ कितना पानी चाहिए, कितना तापमान चाहिए, कौन मिट्टी चाहिए, ठीक है ना। ये सब क्या है, भौगोलिक दशा क्या है, समझ आ गया ना। जिसको बताएंगे सब्जेक्टिव किससे बताएंगे, पचमढ़िया वाला में बता देंगे, ठीक है ना। पचमढ़िया वाला में बता देंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ बिहार के बारे में पूछ दिया, तो बिहार वाला लिख के नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछता तुम कहते हो पचमढ़िया में बताएंगे, ठीक है ना। बिहार धान और गेहूँ दोनों के बारे में बताएंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या है, अगला देख क्या है, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, या इस कथन की क्या व्याख्या है।
ठीक है ना। तो सिंपल बात है, क्योंकि बिहार क्या है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है ना। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में और है कौन चीज़, खाली खेत है, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा ना है कि हम सोना चांदी मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, पेट्रोलियम मिल रहा है, प्राकृतिक गैस मिल रहा है, लूट, ऐसा ना है। खाली क्या है, खेत, क्या है, खेत है। तो क्या है, बोल रहा है कि बिहार कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। या कथन की व्याख्या कीजिए, कथन की व्याख्या कीजिए। तो लिखना है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ का लगभग 80% आबादी 80% आबादी कृषि कार्य में लगा है, कृषि कार्य में लगा है, ठीक है ना, कृषि कार्य में लगा है। और यह बिहार का सबसे बड़ा रोजगार का साधन है, रोजगार का साधन है। इसलिए ठीक है ना। और लिखना है, और क्या, बिहार का साधन है, रोजगार का साधन है। और यहाँ पर विभिन्न तरह का फसल का उत्पादन होता है। जैसे दलहन में तो समझ रहे हैं, जितना भी दाल है सब आ गया उसी में। दलहन हो गया, तिलहन हो गया, ठीक है ना। खाद्यान्न फसल हो गया, खाद्यान्न फसल तो समझ रहा है, खाने वाला फसल, चावल, गेहूँ, मक्का, ये सब, ठीक है ना। तो दलहन, तिलहन, खाद्यान्न फसल, ठीक है ना। और सब्जियां, विभिन्न तरह का फसल का उत्पादन होता है। इसलिए कृषि को बिहार का अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। समझ तुम लोग आ गया क्या बोलना है, लिखना है तुम लोग को। क्या, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ का 80% आबादी कृषि कार्य में लगा हुआ है। और यह रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। और इसका बिहार के जीडीपी में तो समझ रहा है ना, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो लिखना है, इसका बिहार के जीडीपी में अहम योगदान है। एवं बिहार में हर तरह का बिहार में लगभग हर तरह का फसल का उत्पादन होता है। इसलिए कृषि को बिहार का अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। लिख देगा, समझ तुम लोग आया। चलो अगला देख, अगला जो इम्पोर्टेंट है क्या है। तो बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करिए। तो बताइए कि आपदा प्रबंधन ने बताए थे, आपदा प्रबंधन बता दिए ना। हाँ, उत्तरी बिहार क्या है, बाढ़ से परेशान। दक्षिणी बिहार क्या है, सूखा से परेशान। और बाढ़ से क्यों परेशान है उसे बता दिए, क्योंकि उत्तरी बिहार में क्या होता है, उत्तरी बिहार में बहुत सारा नदी है जो हिमालय से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो क्या होता है, बहुत पानी लेकर आता है, क्योंकि हिमालय पर हुमस की बारिश होता है और वहाँ पे बर्फ़ भी होता है ना। तो वहाँ से हुमस की पानी लेकर आता है, ठीक है ना। और क्या होता है, यहाँ पर उत्तरी बिहार में तहलका मचा रहता है। जैसे उत्तरी बिहार में बहने वाला नदी कौन है, तो है कौन है तुम्हारा, तो यहाँ घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ठीक है ना। और कोसी का सहायक नदी कौन है, तो कमला है, बागमती है, ठीक है। फिर महानंदा है। तो बहुत सारा नदी ऊपर बहता है, कहाँ पर, उत्तरी बिहार में कौन बहता है, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी का सहायक नदी, कमला, बागमती, महानंदा, ये सब नदी आता है ना, हिमालय से गड़े आता है। और तहलका मचाता है कहाँ, उत्तरी बिहार में, कहाँ पर, और बाढ़ से परेशान होता है। और कोसी की तो पूछबे नहीं करो, कोसी क्या है, सबसे ज़्यादा बाढ़ वही लाता है, सबसे ज़्यादा मार्ग वही बदलता है, सबसे तेज स्पीड से वही चलता है। इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, बताए थे ना। चलो अगला जो इम्पोर्टेंट है क्या है, अगला है अबरख कहाँ मिलता है, इसका क्या उपयोग है। तो अबरख कहाँ मिलता है, पता है, तो अबरख कहाँ मिलता है, दक्षिणी बिहार में। कहाँ मिलता है, उत्तरी बिहार में अबरख नहीं मिलता। उत्तरी बिहार में खनिज तुमको मिलवे नहीं करता है, ठीक है ना। दक्षिणी बिहार में खनिज मिलता है। दक्षिणी बिहार में कहाँ पर, तो जो झारखंड से सटल है, झारखंड में क्या, झारखंड में बहुत खनिज था। झारखंड से जो सटल इलाका है दक्षिणी बिहार, वहाँ मिलता है। इससे क्या हो गया, तो बोल रहा है अबरख कहाँ मिलता है, अबरख कहाँ मिलता है, जम्मू में हो गया, अपना जम्मू हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, बांका हो गया, ये सब क्या है, झारखंड से सटा हुआ राज्य है। इसलिए यहाँ पर क्या मिलता है, अबरख क्या मिलता है। तो बोल रहा है अबरख कहाँ मिलता है, तो लिखना है अबरख अबरख दक्षिणी बिहार के जमुई, नवादा, गया, बांका आदि जिला में मिलता है। बोल इसका उपयोग, इसका उपयोग कहाँ है, पता है। तो अबरख तो लगा, अबरख क्या होता है, विद्युत का कुचालक, अगर उठा पड़ा फटिए जाएगा, जहाँ में जिंदगी में पढ़ा रहे ना, रेसन करते रहेगा। अबरख क्या होता है, विद्युत का कुचालक क्या होता है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी ऊष्मा को जाने दे देगा लेकिन करंट को जाने नहीं देगा। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो बिजली में करेंगे। तो इसका उपयोग लिखना है क्या, बिजली में करते हैं। कहाँ करते हैं, बिजली में, शीशा उद्योग में भी करते हैं इसका उपयोग, सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग करते हैं, अग्निरोधक सामग्री आदि बनाने में इसका उपयोग
अंगुरी रोधी सामान बनाने में करते हैं। कागज़ उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है और रबर उद्योग आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस लिख देना है, इतना याद ना रहेगा तो कुछ याद रखना है। बिजली उद्योग में, शीशा उद्योग में, कागज़ उद्योग में, रासायनिक उद्योग में आदि में किया जाता है। कुछ तो याद रहेगा ना, लिख देना है। चलो अगला देखो, बिहार में बोल रहा है कि ये सब देखो, ये सब तुम लोग को ऐसे लिख देगा। पूछेगा बिहार की 2 जल विद्युत परियोजना का नाम लिखो तो ना लिख पाएगा। एक तो क्या था, एक तो था तुम्हारा सोन नहर परियोजना ने बताए थे, सोन नहर जल विद्युत परियोजना, सोन नहर जल विद्युत परियोजना। आयो कोसी नदी पर है कटैया, तो लिख देना है, ये सब हटाओ। अब तुम लोग को पता है ना, सोन नदी घाटी परियोजना जो है बिहार का सबसे पुराना परियोजना है, पता है ना, याद रखना। सोन नदी घाटी परियोजना क्या है, बिहार का सबसे पुराना परियोजना है। अगला बोला बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे का नाम लिखिए। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे का नाम लिखिए और वह कहाँ स्थित है ये बताना है। वह कहाँ स्थित है अभी, तो तुम लोग को पता है कि बिहार में 2 हवाई अड्डे है ना, अभी और बन रहा है। दरभंगा में जो बन रहा है उस अभी बनते हैं, ठीक है ना। तो बिहार के लिखना, बिहार में 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एक क्या है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ है, पटना के दानापुर में है, ठीक है ना। और दूसरा लिखना है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गया में जा बैठ और नेपाल जाना है तो चल जाओ उससे, ठीक है ना। तो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बोध गया में स्थित है, कहाँ स्थित है, बोध गया में। उसी गया को ही बोलते बोध गया, ठीक है ना। गया क्या बोलते हैं कि बुद्ध भगवान को वहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ, इसलिए बोलते बोध गया, क्या बोलते हैं, बोध गया, ठीक है। तो चलो ये हो गया। पूछेगा उत्तरी बिहार की अपेक्षा, उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार में सड़कों का विकास अधिक हुआ, क्यों, बोलेगा क्या बोल रहा है, उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार में सड़कों का विकास अधिक हुआ है, क्यों, अधिक हुआ है क्यों। तो क्या बोलना है कि लिखना है चूंकि उत्तरी बिहार बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है ना, बताए थे। उत्तरी बिहार क्या है, बाढ़ से परेशान है, क्या है, तो लिखना है चूंकि उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान रहता है, जिसके कारण विकास कार्य नहीं हो पाता है। अरे बढ़िया तो रहेगा तो विकास कार्य कहाँ होगा, जिसके कारण सड़क का विकास कार्य संपन्न नहीं हो पाता है तथा सड़क का नुकसान होता है, सड़क का नुकसान हो जाता है। लेकिन दक्षिणी बिहार में बाढ़ नहीं आता है। अब बोलेगा बाढ़ आता है नदियों से, बाढ़ मतलब क्या समझा, बाढ़ आएगा तो पूरा गाँव में डूब जाए, उसको बोलते बाढ़। उत्तरी बिहार में इसी तरह होता है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं दक्षिणी बिहार बाढ़ से परेशान नहीं है, इसलिए यहाँ पर सड़क का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए उत्तरी बिहार की तुलना में दक्षिणी बिहार में सड़क का निर्माण अधिक हुआ है। लिख देगा, क्या लिखेगा, सिंपल लिखना है उत्तरी बिहार बाढ़ से परेशान रहता है, इसलिए सड़क का निर्माण उतना नहीं हो पाता है, और जो हुआ भी है वो भी टूट जाता है ना, होता है, इसलिए सड़क का निर्माण उतना नहीं हो पाता है। लेकिन दक्षिणी बिहार बाढ़ से परेशान नहीं है, इसलिए सड़क का निर्माण यहाँ आसानी से हो जाता है, इसलिए उत्तरी बिहार की तुलना में दक्षिणी बिहार में सड़क का निर्माण अधिक हुआ है। समझ तो आ जाएगा रे। चलो अगला देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। अगला है बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट कीजिए। क्या है, बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट कीजिए। क्या लिखना पर जनसंख्या कहाँ मिलेगा, बिहार में तो फैक्ट्री उतना है ना, और बिहार में उतना खनिज भी नहीं मिलता है। तो बोल रहा बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो देखना तुम लोग बिहार की जनसंख्या कहाँ ज़्यादा मिलेगा, पता है, जहाँ पर खेती ज़्यादा होता है, क्योंकि बिहार का सबसे मुख्य साधन क्या है, तो कृषि है। बिहार क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ मिलेगा, जहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक खेती होता है, जहाँ पर ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होता है, ठीक है ना, वहीं पर मिलेगा जनसंख्या ज़्यादा। जनसंख्या क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो वही बोल रहा बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट कीजिए। लिखना है बिहार की जनसंख्या वितरण सभी जगह एक समान नहीं है, कहीं जनसंख्या बहुत अधिक है तो कहीं बहुत कम। इसका मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है आर्थिक, यानी पैसा जहाँ मिलेगा वहीं ना, जहाँ खेती होगा आराम से। इसका मुख्य कारण है आर्थिक, सामाजिक एवं
आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक विविधता। भौतिक विविधता, भौतिक मतलब समझ रहा है कि जहाँ पठार रहेगा वहाँ कम जनसंख्या मिलेगा, जहाँ पर्वत पहाड़ मिलेगा वहाँ कम जनसंख्या मिलेगा, जहाँ मैदान रहेगा वहाँ ज़्यादा जनसंख्या मिलेगा। समझ आ गया ना। तो इसका प्रमुख कारण है आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक विविधता। भौतिक विविधता, ठीक है ना। बिहार के उस क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है जहाँ पर कृषि आसानी से किया जा सकता है, कृषि आसानी से किया जा सके, ठीक है ना, वहाँ पर अधिक जनसंख्या पाया जाता है। और जहाँ कृषि आसानी से नहीं होता है वहाँ पर कम जनसंख्या पाया जाता है, ठीक है। तो यही लिख देना है। क्या समझ आ गया। चलो अगला देखते हैं। बोला तल चिन्ह और स्थानीय ऊंचाई क्या है। तल चिन्ह और स्थानीय ऊंचाई, तल चिन्ह और स्थानीय ऊंचाई क्या है। तो बताए थे ना, तल चिन्ह किसको बोलते हैं बताया तुम लोग। देखता है रोड पर खंबा खुड़िया नहीं कर रहता है, रोड पर गल देगा सीमेंट वाला बना लीजिएगा इतना किलोमीटर लिखता है ना, और लिख देगा समुद्र तल से उतना ऊंचा है, या स्टेशन को में जाएगा तो खंबा कर देता है और टिनमा पर लिखा रहता है ना। तो सब क्या है, वो सब तल चिन्ह क्या है, लिख देगा समुद्र तल से उतना ऊंचाई है, या स्टेशन कितना है तो समुद्र तल से इतना ऊंचाई है। तो लिखना है समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को तल चिन्ह कहा जाता है। तल चिन्ह क्या बोलेगा, समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को तल चिन्ह कहा जाता है। तल चिन्ह कहा जाता है। जबकि तल चिन्ह के सहायता से मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। जैसे मान लो तुम्हारा घर पर लिखा है कितना कि समुद्र तल से ही 500 मीटर ऊंचा है, 500 मीटर ऊंचा है, तब वहाँ लिखा रहवे करता है तो समुद्र से नापने जाएंगे। अगर हम कुछ उससे ज़्यादा ऊंचा बना दिए तो लिख देंगे जितना ऊंचा वहाँ से हुआ, मान लो 50 मीटर ऊंचा बना दिया, उससे 500 मीटर लिख रहे हैं ना, और वहाँ से हम 500 मीटर ऊंचा बना दिए तो उसी से नाप लेंगे। किसका सहायता लिए थे, उसी ने सहायता लिए थे, तल चिन्ह का सहायता लिए थे तो उसको बोलेंगे स्थानीय ऊंचाई। क्या बोलेंगे, समझ तो आ गया ना। लिखना है कि समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को तल चिन्ह कहा जाता है, जबकि तल चिन्ह की सहायता से मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। समझ तो आ गया। तल चिन्ह की सहायता जो ऊंचाई लिखा रहेगा वहाँ पर क्या होगा, तो उसको तल चिन्ह की ऊंचाई लिखा जाता है किसके, तो को खंबा खुट्टी करके, यानी सीमेंट का पिलर करके, ठीक है ना, या टीन उनके पिलर करके लिखा जाता है। समझ तो आ गया। तो बोलेगा अंतर लिखने लिख देगा ना। अगला देख, अगला है समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, इसकी दो विशेषताएं कौन कौन सी है। समोच्च रेखा तुम लोग को बताए थे, समोच्च रेखा को ही कंटूर्स रेखा कहा जाता है, बताए थे ना। समोच्च रेखा को ही कंटूर्स रेखा कहा जाता है। और तुम लोग को बताए थे समोच्च रेखा तुम लोग को हम बताए थे कि एक समान ऊंचाई को, क्या बताए थे, एक समान ऊंचाई को मिलाने वाले रेखा को, एक समान ऊंचाई को मिलाने वाले रेखा को समोच्च रेखा या कंटूर्स लाइन, इंग्लिश में कंटूर्स। तो बोलेगा समोच्च रेखा कैसे कहते हैं, तो बोलना है एक समान ऊंचाई को मिलाने वाले रेखा को समोच्च रेखा या कंटूर्स लाइन कहा जाता है, कंटूर्स लाइन कहा जाता है। अब बोल रहा है इसका दो विशेषताएं कौन कौन सा है, इसका दो विशेषताएं। तो समोच्च रेखा जो है ना सदैव जीरो से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है, जीरो से प्रारंभ होते हैं, और इसके मध्य का अंतर सदैव समान होता है। यानी इसका कहाँ से प्रारंभ होगा, जीरो से। कहाँ से प्रारंभ होगा, और इसका मध्य जो अंतर होगा, यानी दो के बीच में जो अंतर होगा क्या होगा, हर जगह समान, हर जगह क्या होगा, समान होगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 चलते रहेगा, और इसका मध्य का अंतर क्या था, समान। क्या होता है, अगर समोच्च रेखा तुम लोग बतेबे किए थे कि अगर समोच्च रेखा क्या है, पास है, क्या है, पास है तो तीव्र ढाल दिखाता है। पढ़ाए थे ना, नहीं पढ़ाए थे। यदि समोच्च रेखा पास हो तो तीव्र ढाल को दिखाता है। अगर समोच्च रेखा दूर हो, क्या हो, दूर हो तो मंद ढाल को दिखाता है। मंद ढाल मतलब कम ढाल को दिखाता है। बस दो विशेषता लिख देना है। समझ तो लोग आ गया। क्या लिखना है, समोच्च रेखा तो लिखना है वैसी रेखाएं एक समान ऊंचाई, नहीं तो इस तरह लिख, एक समान ऊंचाई को मिलाने वाले रेखा को समोच्च रेखा कहा जाता है। एक समान ऊंचाई को मिलाने वाले रेखा को समोच्च रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। इसका दो विशेषता क्या है, तो ये हमेशा जीरो से प्रारंभ होता है, और दो समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होता है, समान। क्या होता है, समान होता है। और समोच्च रेखा जहाँ पास होती है, अगला विशेषता, दूसरा विशेषता बता रहे हैं, समोच्च रेखा जहाँ पास होती है तीव्र ढाल को दिखाता है, और समोच्च रेखा जहाँ दूर होती है वो मंद ढाल को यानी कम ढाल को दिखाता है। दो विशेषता हो गया। समझ तो लोग आया। चल यही हो गया, 2 नंबरिया खत्म। 2 नंबरिया क्या हुआ, खत्म हो गया। तुम लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, जो है किया कर। तो तुम लोग को SST में हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, सिविक्स का,
डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन का और ज्योग्राफी यानी भूगोल का 2 नंबरिया जो भी आई था सब पूरा खत्म कर दिए हैं। अब 5 नंबरिया स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले तुम लोग को मैथ का जो 2 नंबरिया वो करवा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग इसी में तब तक तुम लोग रिविजन कर, जब मैथ का हो जाएगा फिर 5 नंबरिया इसका लेकर आएंगे, क्योंकि अभी जितना पढ़ा रही है तुम लोग को VBI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो सब पढ़ा रही है, तो तुम लोग देखना है, ठीक है ना। और लाइक कर शेयर कर, तुम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएगा तो सब दोस्तों को बताना है, ठीक है ना, सब्सक्राइब करवाना है।